दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2021 एफआर न्यू सिलेबस एग्जाम का जो पेपर आया था वो मैंने अपने ब्रीफ जो एनालिसिस दिया था उसके अंदर में भी बताया था कि पेपर काफ़ी ट्रिकी था। मैं डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, दो इंडियाज मिक्स करके इन लोगों ने क्वेश्चंस को फ्रेम करने की कोशिश की है एंड वी कैन एक्सपेक्ट द सेम कंसेप्ट टू मूव अहेड इन फ्यूचर। इस वीडियो के दौरान हम इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स और साथ साथ में उसका इंडियस एप्लीकेशन सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। काफ़ी डिटेल में रहेगा। अगर एक पार्ट में हो सका तो एक पार्ट में पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। अगर बाय चांस एक पार्ट में नहीं कंप्लीट कर पाया तो फिर हम लोग इसे ब्रेकेज ऑफ पार्ट्स में पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हमेशा ही इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते जा रहे हैं। ये वीडियो जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ फेब से ICAI की जो नई मॉड्यूल है May 21 जो हम बोलते हैं, उसमें जितने नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस है, उन सब के वीडियोस भी मैं लाने वाला हूँ। 4 पार्ट्स में वो सारे के सारे वीडियोस आएंगे। इंडिया 103 में जो अमेंडमेंट है उसका डिटेल डिस्कशन भी हम लोग डालने वाले हैं और उसके अलावा इंडिया 116 मॉडिफिकेशन लीज मॉडिफिकेशंस के अंदर में जो अमेंडमेंट लाया गया कोविड रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सब कुछ मैंने डाल के रखा है, तो ये सब आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इंडिया 103 प्लस इंडिया 110 प्लस 36 इम्पेयरमेंट का जो स्टैंडर्ड है इन तीनों से मिलके बनाया गया था। ठीक है, और थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होना चाहिए। पहले 103 का पार्ट देख लेते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो 1 अप्रैल 2017 को ए लिमिटेड ने क्या किया, 80% शेयर्स अक्वायर किए एस लिमिटेड के। ए लिमिटेड ने 80% शेयर्स अक्वायर किए एस लिमिटेड के। उस दिन शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एस लिमिटेड के थे 5 लाख और 1,25,000। ये आपको बता रहे हैं नेट एसेट्स की वैल्यू, कि जिस दिन आपने एंटिटी को अक्वायर किया उस दिन नेट एसेट्स की वैल्यू क्या थी। तो आपने दिया होगा कुछ परचेज कंसिडरेशन। अगर मैं नेट एसेट्स की बात करूं तो नेट एसेट दोनों का टोटल हो रहा है 6,25,000 रुपये। ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट थी, ये नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट थी, फेयर वैल्यू नहीं बोल सकते हम। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करूं या शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स करूं, बात एक ही है, नेट एसेट दोनों ही तरीके से निकलता है, बराबर। अब ए ने पहले तो पे किया है 10 लाख रुपए का कैश कंसिडरेशन, कैश। तो पीसी में आपने कैश में दिया है 10 लाख। ठीक है, आपने 80% स्टेक अक्वायर किया, 80%। और डेट का ध्यान दीजिए 1 अप्रैल 2015। चलिए, एडिशनली आप इशू कर रहे हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स जिसका नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये है और करंट मार्केट प्राइस 1.8 है। करंट मार्केट प्राइस 1.8 है। तो आपने शेयर्स दिए होंगे, मैं तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट प्राइस से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 लाख शेयर्स 1.8 से, बराबर 3.6। मैं इसका ब्रेकअप लिख देता हूँ। शेयर कैपिटल में 2 लाख जाना चाहिए और शेयर प्रीमियम में 1.6 लाख जाना चाहिए, बराबर। ये बाइफर्केशन ज़रूरी है। चलिए आइए, इट ऑल्सो एग्रीड दैट ए लिमिटेड विल पे अ फर्दर सम 5 लाख रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए, कोई कंडीशन नहीं लगी है, सिर्फ लिखा है कि हाँ हम आपको 5 लाख रुपए और देंगे 3 साल बाद, पर 3 साल बाद देंगे। ठीक है ना, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन नहीं है, एक्चुअल कंसिडरेशन है, पेबल। अब क्योंकि 3 साल बाद देंगे इसलिए डिस्काउंट कर देना चाहिए। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया है, ठीक है ना, हर साल नहीं देने वाले। आफ्टर 3 ईयर्स है तो 3rd ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 लाख इंटू 0.75, बराबर 3,75,000। अब ये भी लाइबिलिटी है एक्चुअली देखा जाए तो आपके लिए। शेयर्स एंड डेफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय ए ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, अपन करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अपना पूरा का पूरा पीसी हो गया। 10 प्लस 3.6 प्लस 3.75 अपन ने सब मिला के 17.35 दिया है। नेट एसेट्स 6,25,000 रुपये के अपने निकले हैं अभी तक के। चलो, अब आपको बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 19 की। लेट्स इग्नोर इट फॉर सम टाइम, क्योंकि 19 है, 4 साल बाद की बैलेंस शीट है। 2015 में टेक ओवर किया आपने एंटिटी को, 2017 में, सॉरी 17 में, 2 साल बाद की है, 2 साल बाद की एंटिटी। तो अपन इग्नोर करते हैं पहले। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एंटिटी को अक्वायर किया था उस दिन फेयर वैल्यू पीपीई का एक्सीड कर रहा था बुक वैल्यू बाय 2 लाख रुपीस। यानी कि मैंने पीपीई की वैल्यू 2 लाख ज़्यादा लेनी थी,
अगर पीपी की वैल्यू 2 लाख ज्यादा लेनी थी मतलब नेट एसेट्स की वैल्यू 2 लाख ज्यादा लेनी थी। नेट एसेट्स की वैल्यू 2 लाख ज्यादा लेनी थी मतलब ये यहां पे मैंने 2 लाख रुपए ऐड कर देना चाहिए बीइंग फेयर वैल्यू ऑफ पीपी, ठीक है ना, एक्सीडेड बाय 2 लाख रुपीज। लाइफ 5 ईयर्स है, इसको अपन बाद में यूज करेंगे, 5 साल का जो लाइफ बोला है उसमें बाद में यूज करेंगे। कंसोलिडेटेड गुडविल इंपेयर हो गया, ये तो अक्वायर करने के बाद इंपेयर हुआ होगा ना, तो ये भी अभी काम का डेटा नहीं है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आपने वैल्यू किया था यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड, और ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 20% ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वैल्यू था 3,80,000। तो मैंने यहाँ पे लिख देना चाहिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 3.8 लाख। और ओवरऑल नेट एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 8,25,000। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, परचेज कंसिडरेशन प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस नेट एसेट्स, ये गुडविल होते हैं या बार्गेन परचेज। तो अपने केस में 17.35 प्लस 3.8 माइनस नेट एसेट से 8.25 के बराबर। तो 17.35 प्लस 3.8 माइनस 8.25, 12.9 का अपना गुडविल आ रहा है, बराबर है। अब क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे मेजर हुआ है, फेयर वैल्यू पे, इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ पे अगर गुडविल इंपेयर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल इंपेयरमेंट है, हमने पॉइंट पढ़ा था, अगर गुडविल इंपेयर होता है तो यहाँ टोटल गुडविल मेथड लग रहा है ना कि पार्शियल गुडविल मेथड। मतलब जो गुडविल है उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी हिस्सा जुड़ा हुआ है, यानी अगर गुडविल इंपेयर होता है तो इंपेयरमेंट लॉस दोनों में एलोकेट होगा, होल्डिंग में भी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में भी, दोनों में एलोकेट करना है। होल्डिंग को भी आप एलोकेट करेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी करेंगे, क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर हुआ है, फेयर वैल्यू पे, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू पे नहीं होता, अगर प्रोपोर्शनेट एसेट्स पे होता तो कंपैरेटिवली गुडविल कम आता। देखिए मैं आपको बताता हूं, ग्रीन पेन में देखते हैं, ये है, अगर एनसीआई 20% निकालना था तो 8.25 का 20% में निकालूं तो 1.65 होता है कि नहीं। तो गुडविल कम आता था ना, गुडविल इतना थोड़ी ही आता था अगर एनसीआई को प्रोपोर्शनेट एसेट में मेजर करते। इसे बोलते हैं पार्शियल गुडविल मेथड, मतलब गुडविल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का इंक्लूडेड नहीं है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का प्रोपोर्शनेट गुडविल इंक्लूडेड नहीं है। मैं और प्रिसाइजली बता सकता हूं पर कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जब मैं आपको इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल बताऊंगा तो आप मेरे को बोलोगे अरे सर ये इसके साथ कुछ हिसाब नहीं बैठ रहा है, ऐसी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए अभी अपन उस बात पे दिमाग नहीं लगाएंगे इसके आगे। तो यहां गुडविल अगर इंपेयर हुआ तो दोनों को एलोकेट होगा। अगर ग्रीन पेन वाली कहानी होती तो भैया इंपेयरमेंट सिर्फ होल्डिंग, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल सिर्फ होल्डिंग कंपनी को एलोकेट होता। मैंने कहा ना इंडिया 36 भी डाला इन्होंने क्वेश्चन में। चलो तो हम लोगों ने पहला दिन तो पूरा का पूरा देख लिया तामझाम। अब ये 2 साल बाद की कहानी है, ये 2 साल बाद की पीपी है, बराबर है। इसमें आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी। अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट 10 लाख पे दिख रहा है और लाइन पहले ही दी थी, इन्होंने पहले ही बोला था हमने जो शेयर इशू किया है और जो डेफर्ड कंसिडरेशन है दोनों हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब अपन रिकॉर्ड करवा देते हैं। भाई ये जो अमाउंट है ना ये 17.35 दिखना चाहिए, समझ रहे हैं आप, ये वाला अमाउंट 1735 दिखना चाहिए। सर अब प्रोपोर्शनेट क्या क्या बढ़ाएं, शेयर कैपिटल को 200 से बढ़ाइए, 2 लाख शेयर नॉमिनल वैल्यू 1 ईच लिखा था ना, नॉमिनल वैल्यू 1 ईच, ठीक है। शेयर प्रीमियम को हमने क्या लिखा था ना 160 से तो भी बढ़ाना है, हमने लिख के रखा है, ये देखो 160 से बढ़ाना है, तो 160 से रिटेन अर्निंग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो फ्यूचर में आपको पे करना है, ये फ्यूचर का पेमेंट भी आपके लिए आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आप कैश में पे करेंगे फ्यूचर में। एंड एनी ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश, भाई आपको तो कैश में देना है ना। आपने क्या बोला 5 लाख रुपए कैश में 3 साल बाद देंगे, 3 साल ही था ना, बस पढ़ लेता हूँ यार, रुको 3 साल। तो एनी ऑब्लिगेशन टू पे इन कैश इज अ लायबिलिटी, तो ये आपके बुक्स में लायबिलिटी के तौर पे दिखना चाहिए अपने को, तो यही समझ में आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है 3.75 की लायबिलिटी मैंने बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। मैं इसका ट्रांजिशन समझाऊंगा आपको, हमें इसका ट्रांजिशन भी समझना पड़ेगा। 375 तो ओवरऑल आप देखिए आपने 735 से इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाए थे, 200, 160 और 375 तीनों मिला के 735 हो जाता है बराबर, अपनी बैलेंस शीट टैली हो गई। ये एक्चुअल में पिक्चर दिखनी चाहिए थी। अब देखो अक्वायर किया 1 अप्रैल 2017 को, तब आपने ये लायबिलिटी
कैश वाली लाइबिलिटी 375 पे दिखाई, बराबर। अपने पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 19 की, 2 साल हो चुके हैं, एक्चुअल अमाउंट जो पे करना हो तो 5 लाख है। तो ये 2 साल में आपने इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी तो अकाउंटिंग की होगी ना, इंटरेस्ट भी तो आउटस्टैंडिंग हुआ होगा, नहीं तो ये अमाउंट आपका 5 लाख बनेगा कैसे भाई? 5 लाख रुपए बनाना है ना, अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू पे ऑन 31 मार्च 20 इज 5 लाख। तो ये अमाउंट 5 लाख होगा कैसे? आपने जो रेट से डिस्काउंट किया है वही रेट से हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज कर देना चाहिए 10%, बराबर। फर्स्ट ईयर में आप 37.5 का इंटरेस्ट दिखाएंगे, पेमेंट तो कुछ करेंगे नहीं, पेमेंट तो 3 साल बाद ही करना है। तो 375 प्लस 37.5 हो जाएगा 412.5, ठीक है। इस पे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा 41.25, तो इसमें मैं 41.25 अगर ऐड करूं तो ये हो जा रहा है 453.75, समझ गए आप? 453.75। अब इस पे इंटरेस्ट होगा 45.375, पर ये इससे मैच नहीं होगा, मतलब अपने को जो उसको 5 लाख करना है वो नहीं हो रहा है, 49.9 समथिंग हो रहा है, अपन डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 लाख माइनस 4,53,750 जो भी हो रहा है ये, सो दिस इज 46.25। अच्छा, अपन ना इस स्टेज पे बैठे, अपन इस स्टेज पे बैठे, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। अपन इस स्टेज पे बैठे हैं, फर्स्ट ईयर में आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस 37.5 दिखाना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया है। सेकंड ईयर में इंटरेस्ट एक्सपेंस 41.25 दिखाना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया है। सर ये कैसे पता कि नहीं दिखाया है? जब लायबिलिटी की अकाउंटिंग नहीं हुई तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने कहाँ अकाउंट किया होगा? जब मेन 375 की अकाउंटिंग नहीं हुई है तो बॉस इसके इंटरेस्ट एक्सपेंस की कहाँ अकाउंटिंग हुई होगी? और होनी चाहिए थी। 2 साल हो गए, 2 साल में आप कितना इंटरेस्ट नहीं अकाउंट फॉर किए? 37.5 और 41.25 अगर मैं ऐड कर दूं तो 78,750 का इंटरेस्ट आपने अकाउंट ही नहीं किया है। 78.75 का आपने इंटरेस्ट ही अकाउंट नहीं किया है, समझ गए? के लिख रहा हूं, 1000, फिगर इन थाउजेंड्स। आई होप इट इज क्लियर। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी अकाउंटिंग हो जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। आई होप यहां तक ये समझ में आया होगा कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी अकाउंटिंग हो जानी चाहिए थी। पॉइंट नंबर 2, अब हम बैठे हैं 31 मार्च 19 पे, बराबर। ये पेमेंट अब 1 साल में हो जाएगा 31 मार्च 20। आप चाहें तो इसे करंट रिक्लासिफाई कर सकते हैं, या नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 2 इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 1 साल मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि डॉट 31 मार्च को ही अपन ने पैसा दे दिया, लो 31 मार्च 20 आ गया, लो पैसे लो। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो आप नॉन करंट भी रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे, मुझे तो ये समझ में आता है। तो इट इज 78,750। मैं 78,750 यहाँ पे आपका अब एडजस्टमेंट बताता हूँ आपको, ब्लू पेन में लेंगे हम लोग ये एडजस्टमेंट। ये 110 का एडजस्टमेंट है, 103 के एडजस्टमेंट रेड पेन में बता दिए मैंने। मैं क्या करूँगा, ये इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा, ये पीएल डेबिट है टू लाइबिलिटी इंक्रीज। तो मेरी लाइबिलिटी 78.75 से बढ़ रही है और मेरे रिटेन अर्निंग 78.75 से कम हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, फॉर्मेट के ऊपर इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स नहीं काटती है। हाँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैटर करता है, बाकी वर्किंग नोट्स के फॉर्मेट्स मैटर नहीं करते, तो उसके ऊपर अपन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे कि सर इसका फॉर्मेट कैसा दिखना चाहिए था। अगर आपके ये फिगर्स आए हैं ना बॉस, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का है कोई, ठीक है। तो रेड पेन, ब्लू पेन, दीज वर द 2 एडजस्टमेंट्स दैट वर रिक्वायर्ड। अब कंसो का एडजस्टमेंट बताता हूं। ये तो मैंने सेपरेट के एडजस्टमेंट्स बताया आपको अभी तक के। अभी हमने जो भी एडजस्टमेंट बताई तो एक ही सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिखना चाहिए था, नथिंग टू डू विद कंसो। कंसो का कोई लेना देना ही नहीं है इससे, समझ रहे हैं। अब आपको कंसो का इंपैक्ट बताता हूं, ठीक है। कंसो में सीधा अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले बात करता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, ठीक है। मैं वर्किंग नोट बैलेंस शीट के ऊपर ही बना रहा हूं, आपने नोट्स अलग से दिए होंगे। ए का पीपीई दिख रहा है 5,500 और एस का पीपीई दिख रहा है 1,500, समझ गए। पर आपने इसको 2 लाख से बढ़ाया था। अच्छा, बढ़ाया था 2 साल पहले, बढ़ाया था 2 साल पहले, तो ये 2 लाख पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए था। आपने कहा कि पीपीई की लाइफ 5 साल है और 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, तो इतना एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आ जाना चाहिए था। मैं साथ ही साथ एक वर्किंग नोट बना देता हूं रिलेटेड टू अदर इक्विटी, ठीक है।
अदर इक्विटी ऑफ, सिर्फ एस की बात करते हैं अभी, एस की अदर इक्विटी। तो यहां पे मैं एडिशनल डेप्रीसिएशन लिख देता हूं, 2 लाख पे 80,000 रुपए का अभी तक का एडिशनल डेप्रीसिएशन हो जाना चाहिए था, बराबर है। अच्छा, अदर इक्विटी की स्टार्टिंग थोड़ी देर में बताऊंगा, रुक जाइए। यहां तक आप समझ गए, पीपीई का हमारा काम हो गया। $7,120 का आपका पीपीई दिखना चाहिए था। गुडविल हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमने गुडविल निकाला था, 12.9, यानी 12.9 लाख था वो, तो 1290 लिख देता हूँ। हमने इस गुडविल को इंपेयर किया है एज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 258 से आपने इंपेयर किया है, 258 बराबर। तो 1290 माइनस 258 का गुडविल दिखेगा 1032, और ये सिर्फ कंसोल में दिखेगा, सेपरेट में दिखेगा नहीं। मैं इसे भी यहां पे डिडक्ट कर देता हूं, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल 258, क्योंकि ये दोनों में बटेगा। अगर दोनों में नहीं बट रहा होता ना तो यहां माइनस नहीं करता, होल्डिंग के इससे माइनस करता था, होल्डिंग के, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट तो दिखेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट तो दिखता ही नहीं है ना कंसोल में। इन्वेंट्री दोनों की ऐड हो जाएगी 650। अब मैं करंट नॉन करंट नहीं लिख रहा हूं, रिसीवेबल दोनों के ऐड हो जाएंगे 600, और कैश दोनों की ऐड हो जाएगी 250, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इक्विटी की। जब आप इक्विटी लिखते हैं यानी शेयर कैपिटल, तो आप सिर्फ होल्डिंग का शेयर कैपिटल लिखते हैं, तो वो हो गया 2200 बराबर अदर इक्विटी। अब यहां नीचे लिखता हूं मैं अदर इक्विटी ऑफ होल्डिंग कंपनी। अपनी होल्डिंग का नाम एच है, ए है, ए। तो एक तो अदर इक्विटी का अपने को बैलेंस दिया हुआ है 2000, नहीं सॉरी 1400 से स्टार्ट करता हूं मैं, 1400। इसमें शेयर प्रीमियम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट एब्रिविएशन नहीं यूज करेंगे एग्जाम में। कई बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, अलाउड नहीं है, एक्सपर्ट कमेंट्स में क्लियरली लिखा है यू हैव टू राइट फुल फॉर्म। तो दैट वाज 160 वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन हमने निकाला 78.75, ये एडजस्टमेंट्स तो रिक्वायर्ड ही थे, बराबर। अब बात करते हैं एस के अदर इक्विटी के। एस का अदर इक्विटी रिटेन अर्निंग यहां पे दिख रहा है 300। कंसोलिडेट कौन सा रिटेन अर्निंग होता है? कंसोलिडेट वो रिटेन अर्निंग होता है जो आपके एक्विजिशन डेट के बाद अर्न किया गया है। आपने एंटिटी को अक्वायर किया, उसके बाद जो भी अर्निंग हुई है उसके बाद हुई। और सेपरेट स्टेटमेंट्स ऑफ एस में गुडविल का इंपेयरमेंट नहीं अकाउंट हुआ था, सेपरेट स्टेटमेंट्स ऑफ एस में फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई भी अकाउंट नहीं हुआ था। सर ये कहां लिखा है? ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने कंसो के लिए फेयर वैल्यू इंक्रीज किया है। गुडविल कंसो में ही दिखता है, सेपरेट में दिखता ही नहीं है, इसलिए गुडविल का इंपेयरमेंट सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखता है, कंसो में नहीं दिखता। और फेयर वैल्यू इंक्रीज आपने एंटिटी को अक्वायर किया इसीलिए आपने मानी है, तो सेपरेट में उन्होंने अकाउंट नहीं किया फेयर वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो एक्विजिशन डेट पे सामने वाले की रिटेन अर्निंग आपको दी हुई थी 125, ये 125 की रिटेन अर्निंग 300 हो गई, यानी इंक्रीज कितना है? इंक्रीज है 175, यहां पे मैंने लिख देना चाहिए रिटेन अर्निंग 300 माइनस 125, 175। अभी 175 में एडिशनल डेप्रीसिएशन भी आ गया और इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल भी आ गया, ठीक है। चलिए सर पीपीई की वैल्यू भी तो 200 से बढ़ाई थी सर, तो इसका इंपैक्ट तो गुडविल में आ गया, इसका इंपैक्ट गुडविल में आ गया, इसीलिए इसको आपको अलग से अकाउंट फॉर नहीं करना है। तो चलिए अपना पहला पॉइंट हो गया था, अपना दूसरा पॉइंट हो गया था सब कुछ हो गया। अब अपनी तरफ से अपन ने सब कुछ कर लिया। मैं यहां तक का टोटल निकाल देता हूं 258
तो 175 माइनस 80 माइनस 258, 163 नेगेटिव आ रहा है। इसे ए और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दोनों में बांटेंगे 80-20, तो 80 हो रहा है 130.4 और 32.6 NCI का हिस्सा हो रहा है। ठीक है, ये इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के कारण हुआ ये नेगेटिव, वरना नेगेटिव होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे हम एस का शेयर लिख देते हैं 130.4 जो कि नेगेटिव है। ठीक है, और साथ ही साथ हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिख देते हैं। NCI स्टार्टेड विथ 380, ठीक है, एंड शेयर ऑफ एस की अदर इक्विटी है 32.6 नेगेटिव। चलिए आइए, 1400 प्लस 160 माइनस 78.75 माइनस 130.4 सब मिला के आ रहा है 1350.85 और 380 माइनस 32.6 347.4, ये दोनों लिख देंगे। वन 350.85 और 347.4। चलिए, तो हमने ये सब लिख दिया है। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, नॉन करंट लाइबिलिटीज 3000, फिर आपने 375 से बढ़ाया, 78.75 से भी बढ़ाया, फिर 78.75 से बढ़ाया, और फिर सामने वाले का भी लिख देता हूं मैं 400 की नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज 1250 और 650 दोनों मिला के 1900। चलिए, नाइन 652 9652। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। 15 मार्क का क्वेश्चन फुल लेंथ कंसो के ऊपर इस पैटर्न में सॉल्व करना था। इंस्टीट्यूट ने अब जो पैटर्न फॉलो किया है, मुझे लगता है, देखिए अगर आप IFRS का पेपर देखेंगे ना, तो वहाँ पे 40 मार्क्स का कंसो का क्वेश्चन आता है और 20-20 मार्क के 3 अदर इंड AS के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने पहला क्वेश्चन फुल लेंथ कंसो में से दिया है, और पैटर्न भी यही फॉलो होना चाहिए। लॉजिकल है कि पहला कंपलसरी क्वेश्चन आपका पूरा कंसो में से ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंसो अल्टीमेटली बेस है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए तो मेरे हिसाब से अब कंसोलिडेशन की अच्छे से तैयारी करना शुरू कीजिए। आने वाले अटेम्प्ट्स में इनमें पॉइंट्स ऐड होना शुरू होंगे। अभी तक के तो 103, 110 का एक बेस क्वेश्चन आया, अब इनमें पॉइंट्स ऐड करेंगे, फर्दर एडजस्टमेंट्स ऐड करेंगे। देखा जाए तो इस बार सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट था, पीपी। ये तो दूसरा इंडिया से डाल दिया ना, गुडविल का इम्पेयरमेंट तो एक दूसरा इंडिया से डाल दिया था ऑल टुगेदर। 103, 110 कंबाइन देखेंगे तो सिर्फ एक पीपीई का एडजस्टमेंट था। तो एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में और ऐसे एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब बी देखते हैं। ए ने ऑब्टेन किया है लॉन्ग टर्म बैंक लोन जनवरी 2019 सब्जेक्ट टू सर्टेन फाइनेंशियल कोवेनेंट्स। इसमें कुछ कंडीशंस दी है आपने, जनवरी में लोन लिया है आपने, लॉन्ग टर्म लोन है और कुछ कंडीशंस है। कंडीशन है कि डेट इक्विटी रेशियो 65-35 होना चाहिए हमेशा ही। अगर ब्रीच हुआ तो लोन रिपेएबल हो जाएगा इमीडिएटली, यानी ऑन डिमांड। ऑन डिमांड हो जाएगा मतलब नॉन करंट से करंट रिक्लासिफाई हो जाएगा, सिंपल कहानी है, समझ गए। द लोन एग्रीमेंट ऑल्सो स्टेट्स that these covenants will be assessed at the end of each quarter. At the end of each quarter, हर क्वार्टर के एंड में एक बार असेस किया जाएगा and reported to the bank within a month from the end of each quarter. तो बैंक हर क्वार्टर के एंड में आपको बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि अभी आपका ये डेट इक्विटी रेशियो वगैरह क्या है, यानी आपकी बैलेंस शीट रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ड्राफ्ट। अगर कोवेनेंट ब्रीच्ड है एट दिस टाइम, इस समय जो क्वार्टर एंड हुआ है ना, इस समय द लोन विल बी रिपेबल इमीडिएटली। अब आपका एनुअल फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च ईच ईयर। अब उन्होंने बोला 31 मार्च 2020 में बताइए कि फाइनेंशियल ईयर एंड पे ए डिटरमाइंस इट इज नॉट इन ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द कोवेनेंट्स, नॉट इन ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द कोवेनेंट्स। तो लोन का क्लासिफिकेशन क्या होगा?
नॉन करंट, कोई दिक्कत ही नहीं है, ईयर एंड पे कोई ब्रीच ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर की रिपोर्ट जा रही है। ए का डेट इक्विटी रेशियो 75-25 है, होना चाहिए था 65-35, बराबर 65-35, या उससे कम होना चाहिए, ये उससे ज़्यादा है। जितना डेट ज़्यादा उतना ही रेशियो बढ़ेगा ना, तो ये उससे ज़्यादा है, तो ये तो खराब नहीं है, एंड दस ब्रीचेस द कोवेनेंट। हाउएवर उनको वेवर मिल गया बैंक से। अच्छा वेवर क्या है उस पर ध्यान दीजिए। टर्म्स ऑफ वेवर बोलते हैं कि अगर ए रेक्टिफाई करता है ब्रीच विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, तो अभी फिलहाल इस क्वार्टर एंड के लिए तो रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर है, क्योंकि आप क्वार्टर एंड का रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर है। देन बैंक कैन नॉट डिमांड रीपेमेंट इमीडिएटली ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ड्यूरिंग द पीरियड। तो अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया ब्रीच 12 महीने के अंदर, तो ठीक, हम आपसे ये पैसे नहीं मांगेंगे। एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रेक्टिफाई द ब्रीच बाय रेजिंग एडिशनल कैपिटल बाय मीन्स ऑफ राइट्स इशू। ठीक है, तो हम राइट्स इशू लेके आएंगे और हम एडिशनल कैपिटल लेके आ जाएंगे, तो हम करेक्ट कर लेंगे। अभी तक किया नहीं है, कर लेंगे, किया नहीं है, कर लेंगे। तो 12 महीने का टाइम मिल गया। जब ब्रीच हुआ तब करंट क्लासिफाई हो गया, बराबर। अब ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कारण आप बोल सकते हैं कि 12 महीने तक के तो बैंक एटलीस्ट 12 महीने तो पैसे नहीं मांगेगी। हाँ, 12 महीने में भी आपने ब्रीच रेक्टिफाई नहीं किया तो पैसे मांग लेगी। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा डाइसी क्वेश्चन है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इंड AS 10 के अंदर में एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग डेट और वो दिन जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, अगर रिपोर्टिंग डेट के पहले आपसे कोई ब्रीच होता है और उस ब्रीच को आप इस बीच में रेक्टिफाई कर देते हैं, तो लोन को नॉन करंट ही रहने दीजिए, करंट क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं होती। करंट क्लासिफाई नहीं करेंगे, नॉन करंट ही रहने दीजिए। यहां तक के समझ में आया पहला पॉइंट। पर ब्रीच रेक्टिफाई हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि हाँ हम आपको समय दे रहे हैं, एक प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लेके आ जाइए प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, आपने रेक्टिफाई किया नहीं पर आपको समय दे दिया गया, तो ब्रीच हुआ है, ब्रीच रेक्टिफाई नहीं किया गया, इसीलिए अभी वो ब्रीच शुड बी कंटिन्यू टू बी कॉल्ड एज करंट। हाँ, अगर आप बोर्ड के अप्रूवल के पहले प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आ जाते हैं, ब्रीच हुआ है रिपोर्टिंग डेट तक, और ब्रीच के बाद में आपको प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आ जाते हैं, तो कंफर्म है कि आपका ब्रीच माफ कर दिया गया है। पर जब तक के रेक्टिफिकेशन नहीं होता तब तक के तो करंट ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में करंट क्लासिफाई हो गया, फिर आपको समय दिया गया 12 महीने का। यहां रिपोर्टिंग डेट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि ऑथोराइज कब हो रहा है, ठीक है, अपनी कोई दिक्कत नहीं है वो, पर अपने को ये तो पता है कि रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 19 से एटलीस्ट 12 महीने तक तो सामने वाला पैसा नहीं मांग रहा है, क्योंकि 12 महीने का समय उन्होंने दिया ही आपको। वो बोल रहे हैं ये 12 महीने में पैसे लेके आ जाओ। अगर ये 12 महीने में पैसे लेके आ जाओगे तो हम आपको इसको करंट क्लासिफाई नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये 12 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बोलूंगा कि ये इस दिन नॉन करंट होना चाहिए। देखिए है तो करंट क्लासिफिकेशन सही है, पर 12 महीने जब कोई पैसे मांगने ही नहीं वाला है, तो ये तो रूल ही है ना, अगर इफ समथिंग इज नॉट गोइंग टू बी सेटल्ड इन कमिंग 12 मंथ्स, वो नॉन करंट होता है। तो यार मेरे से ब्रीच हुआ है, ब्रीच भले ही रेक्टिफाई नहीं हुआ मुझसे, पर मुझे ये पता है रिपोर्टिंग डेट के बाद कि एटलीस्ट ये पैसा आने वाले 12 महीने बैंक मुझसे नहीं ले रही है, क्योंकि 12 महीने का तो मेरे को समय दिया है, तो मेरे हिसाब से तो ये नॉन करंट क्लासिफाई हो जाएगा। अब देखिए इंस्टीट्यूट के आंसर का वेट कीजिए, कुछ बोल नहीं सकते। कंसिडरिंग सेम फैक्ट्स एज टू अबव एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग वेवर, आपने वेवर तो नहीं लिया, आपने वेवर नहीं लिया, पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइट इशू तो आ जाएगा। बैंक का वेवर नहीं हुआ, ब्रीच हुआ है, डिमांड इमीडिएटली हो गया, अब आप बोल रहे हो राइट इशू लाएंगे, करेक्ट कर देंगे। राइट इशू आया नहीं है, ला देंगे, करेक्ट कर देंगे, तो ब्रीच तो हो गया। ऐसे में यहां पे करंट क्लासिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में भी देखा जाए तो करंट क्लासिफाई हो जाता अगर वहां 12 महीने से कम का समय दिया रहता, आपको लेट से 6 महीने का समय दिया रहता, मैं उसे करंट ही रहने देता, क्योंकि आपने ब्रीच रेक्टिफाई नहीं किया है। पर यहाँ ब्रीच रेक्टिफाई करने के लिए समय सीमा जो आपको दी गई है वो बहुत ज़्यादा दे दी, 12 मंथ्स की दे दी। तो मेरे हिसाब से आपके पास एम्पल टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप इसको करंट क्लासिफाई कर सकते हैं, मुझे सॉरी नॉन करंट रिक्लासिफाई कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी वेट फॉर इंस्टीट्यूट आंसर, जैसा इंस्टीट्यूट का आंसर आएगा उसके हिसाब से अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2A, एच कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख रुपीज़ का खर्चा लगा, 2015 में आपने वेयर हाउस बनाया, एंड अवेलेबल फॉर यूज था एंड बिकेम अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जनवरी 2016, यानी ये वो दिन है जिस दिन से आपने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया होगा। ऑन 29 जनवरी 2020 मेरे हिसाब से ईयर एंड दिसंबर है शायद इनका, 31 दिसंबर ईयर एंड है। तो अपन बात कर रहे हैं 2016 पूरा, 17 पूरा, 18 पूरा, 19 पूरा, 4 साल हो चुके हैं। 20 स्टार्ट हुआ, आपने डिस्कवर किया कि वेयर हाउस डैमेज था,
ठीक है, पता कब चल रहा है? 29 जनवरी 2020। ड्यूरिंग अर्ली फेब 2020 आपने इन्वेस्टिगेशन किया जिससे रिवील किया कि ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। स्टार्टिंग से ही जब कंस्ट्रक्शन हुआ तब से ही फॉल्ट था, एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, फॉल्ट बिकेम अपेरेंट दैट बिल्डिंग लीक्ड सेवरली आफ्टर हेवी रेनफॉल्स 27 Jan 2020। डिस्कवरी लेड टू इम्पेयरमेंट, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। तो H इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ वेयरहाउस। एस्टिमेट था 6 लाख रुपए का, एस्टिमेट था कि वेयरहाउस से 6 लाख रुपए की रिकवरी हो सकती है। चलो ठीक है, अपने को कैरिंग अमाउंट जानना है, इम्पेयरमेंट की वैल्यू अपने को मिल चुकी है। ठीक है, फर्दर मोर, अच्छा सब कुछ 31 दिसंबर के बाद हो रहा है। H रीअसेस द यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, अब रिमेनिंग 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट इट वाज रेडी फॉर यूज, यानी ओरिजिनल डेट से 20 साल की लाइफ होनी चाहिए थी। ठीक है, बिफोर डिस्कवरिंग द फॉल्ट अब डन डेप्रीशिएट कर रहे थे 30 ईयर के बेसिस पे, 30 ईयर के बेसिस पे। अब आप यहां ध्यान दीजिए, वो बीच का एक पैरा मैं छोड़ रहा हूं। आप पीपीई को कॉस्ट मॉडल पे अकाउंट कर रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर के 28 फेब 2020 को अप्रूव है, अप्रूव फॉर इशू बाय बोर्ड ऑन 28 फेब 2020। ठीक है, तो ये इंड AS 10 में आया। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, स्ट्रक्चरल डैमेज जो बैलेंस शीट डेट के पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, कंफर्म हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव होने के पहले कि भाई ये स्ट्रक्चर में डैमेज है और पहले से था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इम्पेयरमेंट होना चाहिए। भले ही जनवरी में बारिश आ रही है और स्ट्रक्चरल डैमेज पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए इसको एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। अब इसका कैरिंग अमाउंट क्या रहा होगा, हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो, ओपनिंग वैल्यू तो आपकी 10 लाख थी, डेप्रीसिएशन आप 30 साल के बेसिस पे ले रहे थे, 30 ईयर लाइफ के बेसिस पे। तो 10 डिवाइडेड बाय 30 और 4 साल हो चुके हैं, तो 1.33 का डैमेज का डेप्रीसिएशन आप अब तक के क्लेम कर चुके हैं, 8.67। अब आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट किया और आपको मिला रिकवरेबल अमाउंट टू बी 6, तो आप 2.67 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। समझ गए? एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टमेंट होगा। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अफेक्ट आफ्टर द ईयर एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट ऑन 31 दिसंबर 19। इग्नोर कीजिए टैक्स और डिस्क्लोजर जो भी रिक्वायर्ड है एज पर इंड AS। तो एक तो अपन बताएंगे इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट का रीज़न अपन डिस्क्लोजर में डाल देंगे कि अपने को स्ट्रक्चरल डैमेज अपने को डिस्कवर हुआ है, इंग्लिश में थियोरेटिकल लैंग्वेज में लिखना है कि किस तरह से उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया। पीपीई PNL डेबिट टू पीपी, सिंपल कहानी है इम्पेयरमेंट लॉस के लिए, बराबर। अब इनका कहना है क्या आपका आंसर अलग होता अगर स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं था और डैमेज आफ्टर 31 दिसंबर हुआ। तो अगर ये डैमेज 31 दिसंबर के बाद होता, स्ट्रक्चरल फॉल्ट का इशू नहीं था, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाता, सिर्फ डिस्क्लोजर होता नोट्स टू अकाउंट्स में इस इम्पेयरमेंट का। हम इम्पेयरमेंट का एडजस्टमेंट 31 दिसंबर 19 की बैलेंस शीट में नहीं करते थे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, समझ गया होगा आप लोगों को पूरा का पूरा। सब्सिक्वेंट डिप्रीसिएशन की बात करूं मैं, नेक्स्ट ईयर से जो डिप्रीसिएशन रहेगा वो रहेगा 6 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, 0.3 का डिप्रीसिएशन चार्ज करना चाहिए आपने सब्सिक्वेंट फ्यूचर, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर ईयर एंड पे डिटरमाइन की गई है। ठीक है, चलो अब ये बीच का पैरा बोलता है कि रेन क्रैक से, वेयरहाउस के क्रैक से अंदर गई और इन्वेंट्री वर्थ 1 लाख भी उसने डैमेज कर दिया जो अनयूजेबल हो गया। तो कॉस्ट ऑफ NRV विच एवर इज लोअर, 31 दिसंबर को उसको भी रिड्यूस प्राइस पे ला लेंगे। ठीक है, क्रैक कॉज डैमेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख एंड बिकेम अनयूजेबल, द एंटायर डैमेज वॉज इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 19। अब ये एक लाइन मुझे समझ में नहीं आई कि यार ये हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हैवी रेनफॉल्स आए जनवरी 2020 में, तो इन्वेंट्री 31 दिसंबर 19 को डैमेज कैसे हुआ? डैमेज इन्वेंट्री वॉज इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 19। तो दो बातें, या तो इस लाइन का इंटरप्रिटेशन मैं गलत ले रहा हूँ, इस लाइन का मतलब शायद ये होगा कि 31 दिसंबर को इन्वेंट्री हमारे पास थी, डैमेज बाद में हुआ है। मतलब जो भी इन्वेंट्री डैमेज हुई है वो 31 दिसंबर को हमारे पास स्टॉक में पड़ी थी, डैमेज नहीं पड़ी थी, अच्छी पड़ी थी। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर मैं उस पॉइंट से पकड़ूं, यानी इस लाइन का इंटरप्रिटेशन मैं अगर गलत ले रहा हूं और मैं अभी जो आपको बोल रहा हूं वो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है कि भाई बारिश तो जनवरी में आई, जनवरी से क्रैक से पानी घुसा इन्वेंट्री में गया, इन्वेंट्री को खराब कर गया, तो इन्वेंट्री डैमेज कब हुई है? 27 जनवरी, बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है। बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर, जनवरी में इन्वेंट्री डैमेज हुई, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है।
तो फिर 31 दिसंबर को इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। इंड एस 2 के हिसाब से एनआरवी बाद में गिरी ना इन्वेंट्री की, तो ये नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होगा, इस साल एडजस्ट नहीं होगा। और अगर मैं इस लाइन का यही इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ कि नहीं इन्वेंट्री तो 31 दिसंबर को ही डैमेज होगी थी, जो होना नहीं चाहिए, जो मुझे लगता है कि लॉजिकल बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब बारिश ही जनवरी में आई तो 31 दिसंबर को ऐसा कैसे होगा? ठीक है ना, कभी कभी मिक्स करते समय इंस्टीट्यूट ड्राफ्टिंग एरर कर सकता है ना, मे बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एरर है, मे बी अगर ऐसा है तो फिर तो ये एडजस्टिंग है, हाउएवर इलॉजिकल है। तो मैं जो इससे पहले बोल रहा हूँ वो ज़्यादा क्लियर दिखता है, ज़्यादा प्रिसाइज दिखता है कि बारिश जनवरी में आई है तो आप इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ क्या किया होगा स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने जल्दबाजी में लिख लिया होगा, हाँ इसको भी अपन 1 लाख रुपए 31 दिसंबर 19 को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर मैं जो बोल रहा हूँ कि बारिश के कारण ये डैमेज हुआ है, जो बारिश जनवरी में आई है, तो इसका एडजस्टमेंट नहीं करना था, आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। पर हाँ, फर्स्ट पार्ट के मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो मैंने कहा इस बार इंस्टीट्यूट ने मिक्स किया, तो इस बार देखो ना, इंड एस 10, इम्पेयरमेंट, इन्वेंट्री, 3 स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। समझ गए? एक्सपेक्ट कीजिए आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंड एस 115 से है, बहुत सुपर्बली ड्राफ्टेड है। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे रिगार्डिंग इंड एस 115 फास्ट ट्रैक, जिसमें स्टूडेंट ने पूछा था सर इंड एस 115 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हाँ वो डिस्काउंट एलोकेशन वाला क्वेश्चन आएगा। ये ऐसा नहीं है कि इस बार आया है, ये पिछले पेपर्स में भी सेम ट्रेंड फॉलो हुआ है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो डिप IFRS में भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इसलिए। बट इस क्वेश्चन में ये एक लाइन डाल के इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को सुपर्बली ड्राफ्ट कर दिया, बहुत सुपर्बली ड्राफ्ट कर दिया। अब क्या है इस लाइन का इंपैक्ट हमको ये समझना है, क्योंकि फाइनेंशियल एलिमेंट भी डाल दिया इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं। तो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, इंजीनियरिंग मशीन्स। कंपनी मिस्टर अनिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है टू इंस्टॉल अ मशीन जिसका नाम है मॉडल पाई 1 अप्रैल 18 को, और इसके अलावा सर्विस देनी है 30 अप्रैल 18 और 1 अप्रैल 19 को। ठीक है, मैं डेट्स लिख देता हूँ। 1 अप्रैल 18 आप मशीन देंगे, 30 सितंबर 18 आप सर्विस देंगे, और 31 मार्च 19 आप दूसरी सर्विस देंगे, या 1 अप्रैल 19 लिख देता हूँ टू बी प्रिसाइज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मशीन है 160। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट कि भाई ये मशीन हमको 160 की पड़ती है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द कस्टमर टू परचेज बोथ मशीन एंड सर्विस सेपरेटली, यानी मशीन और सर्विस सेपरेबल है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे दोनों की रेवेन्यू अलग अलग रिकॉग्नाइज होगी। जब मशीन दी तब उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दीजिए 1 अप्रैल 18, 30 सितंबर 18 को आप सर्विस 1 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, और 1 अप्रैल 19 को आप सर्विस 2 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। आप ऑब्लाइड है टू पे 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 19। इस पूरे के अगेंस्ट 4 लाख रुपए का पेमेंट है, तो ये हमारा रेवेन्यू हो गया। हमें इसका बाइफर्केशन करना पड़ेगा। मैं इस 4 लाख को थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। 4 लाख रुपए फाइनेंस एलिमेंट का इम्पैक्ट है, जहां दिया है कि 1 ईयर क्रेडिट का टू ट्रेड कस्टमर्स इन द इंडस्ट्री, द प्रिवेलिंग मार्केट रेट फॉर 1 ईयर क्रेडिट टू द कस्टमर्स इज 5% पर 6 मंथ पीरियड। हर 6 महीने का 5% का क्रेडिट पीरियड होता है। ठीक है, चलो फाइनेंस कॉस्ट है 5%। कई स्टूडेंट ने 6 मंथ पीरियड नहीं लिखा था, इसको पढ़ा था, उसको एनुअल पढ़ लिया था, तो डेट वॉज अ मिस्टेक जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर गए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आपका एक्सपीरियंस बताता है मॉडल पाई सोल्ड टू अनिक इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट, सर्विस जो है विल कॉस्ट 30,000 फर्स्ट सर्विस, 50,000 सेकेंड सर्विस। तो पहली सर्विस का कॉस्ट 30,000 रहेगा, दूसरी सर्विस का कॉस्ट 50,000 रहेगा। ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस बताता है। मिस्टर ए प्रोवाइड्स मशीन सर्विस टू कस्टमर्स इन अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। सेपरेट ट्रांजैक्शन अगर रहता है तो आप जो सर्विस देते हैं उसमें आप 50% मार्जिन कमाते हैं ऑन कॉस्ट, 50% मार्जिन ऑन कॉस्ट। यानी फेयर वैल्यू बोलूँ तो पहली सर्विस की फेयर वैल्यू 45,000 होगी, 50% मार्जिन ऐड किया तो, और दूसरी सर्विस की फेयर वैल्यू 75,000 हो गई। समझ गए? अब ये बोलते हैं आपको कि जो मशीन है उसमें 251927 की फेयर वैल्यू है, 251927 की फेयर वैल्यू बनती है। समझ गए? चलो, promise to supply machine pie and maintenance service are satisfactorily carried out in time by the company। अब इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा इशू है। कुछ अमाउंट है, कुछ सर्विस है जो आपको 6 महीने बाद मिल रही है, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको इमीडिएट मिल रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स आपको इमीडिएट मिल रहे हैं, यानी देखो जो मशीन है, मशीन
वो मशीन आपको 1,60,000 की आज मिल रही है, पर इसका पैसा 1 साल बाद मिलेगा। जो पहली सर्विस है वो सर्विस 6 महीने बाद मिलेगी, उसके 6 महीने बाद उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, वहाँ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, अपन अवॉइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो तीसरी वाली सर्विस है, दूसरी वाली सर्विस है, वो एंड में ही मिलेगी और उसका पैसा भी इमीडिएट मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब अपन ना इसके लॉजिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, सिर्फ ट्रायल एंड टेस्ट लेते हैं अपन कि देखो 1 अप्रैल को अपने को 251927 मिल जाना चाहिए था, बराबर, नहीं मिला, नहीं मिला। 30 सितंबर को अपने को 45,000 रुपीज़ मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। और 31 मार्च को 50,000 मिल जाने चाहिए थे, 75,000, वो मिल गए। उस दिन पूरे 4 लाख रुपए मिल गए। ये पैसे पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने के बाद मिल रहे हैं, बराबर। एक काम करते हैं, अगर आपने इसे इसी अमाउंट पे बेचा होता और इसके पैसे 1 साल बाद मिल रहे हैं, तो आप क्या करते? आप इस पे इंटरेस्ट मांगते, कितना? 5% हर 6 महीने में, यानी 2 बार, साल भर में 2 बार। 10% 1 लिखने की जगह मैं 5% 2 ले लेता हूँ, वो ज़्यादा प्रिसाइज दिखता है, क्योंकि आप हर 6 महीने के 5% लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए एक बार ऐड करके देखते हैं। पीवी फैक्टर, पीवी नहीं, कंपाउंडिंग करेंगे एक्चुअली, ये मैंने गलत लिख दिया, कंपाउंडिंग करेंगे। वो 1 + 0.05 to the power 2, कंपाउंडिंग जो आप करते हैं। ये आ रहा है 277,450। और जो 45,000 है, वैसे तो इसमें अपने को फाइनेंसिंग एलिमेंट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 6 महीने का तो अपन प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा देते हैं, बट स्टिल एक बार लगा के देखते हैं। तो ये हो रहा है 47,250, और इसके बाद एंड में 75,000 मिल जाना है। एक बार पूरा ऐड कर देते हैं, 277,450 + 47,250 + 75,000, सब मिला के 399,700 तो ही रहा है, यानी ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए। 300 रुपये का फर्क है ना, ठीक है, वो तो 300 रुपये अपन कहीं पे भी एडजस्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट उतना अमाउंट हो ही रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब यहाँ डिस्काउंट है ही नहीं। जो 4 लाख रुपए आप ले रहे हैं वो आप फाइनेंस एलिमेंट मिला के ले रहे होंगे, ये लॉजिक बैठा। पर ये मेरे को ट्रायल एंड एरर से आया, और कोई तरीका मेरे पास था नहीं। ऐसे देखा जाए तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मेरे हिसाब से तो इस तरह का आया होगा, इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन बना होगा। तो हाउ शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड? पहले वाले केस में मैं ये लिख लूँगा, तो अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूँ, 277, मैं 300 को इन दोनों के रेशियो में बांट देता हूँ। 300 रुपये डिवाइडेड बाय 277,450 + 47,250, रैंडम एलोकेशन कर रहा हूँ क्या? 300 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 324,700, ठीक है। ऐसे 200 रुपये एक बार का रैंडम ऐड कर देता हूँ, इसको 650 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको 47,350 कर देता हूँ, ये तो 75 रहेगा, ये तो नहीं बदलेगा। तो 277,650 + 47,350 + 75,000 बराबर 4 लाख रुपए हो जाते हैं। आई होप ये 251,927 बराबर लिखा है अपन ने। 251,927 + 5% + 5%, 277,750। अच्छा, ये मैंने लिखा ही गलत था, ये बराबर है, ये मेरी गलती है। यहाँ पे 750 है और यहाँ पे 250 है, तो ये मेरी तरफ से ही एरर है लिखने में, ये 750 है, ठीक है। तो ये बराबर एग्जैक्ट 4 लाख रुपए आता है, बराबर 4 लाख रुपए आता है। तो अब रेवेन्यू का रिकॉग्निशन कैसे होगा? चलिए आइए रेवेन्यू रिकॉग्निशन समझते हैं अपन, जर्नल एंट्री वाइज, ठीक है। फर्स्ट अप्रैल मशीन का सेल हो गया, तो मशीन का कॉस्ट डेबिट कर देंगे 1,60,000 टू रेवेन्यू। रेवेन्यू में 251,927 दिखाना है, बराबर है ना। बाकी का जो है ना वो इंटरेस्ट एलिमेंट है, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट होगा, ठीक है। रिसीवेबल टू इन्वेंट्री, तो ये आप दो अलग अलग एंट्री दिखा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, और रिसीवेबल्स टू रेवेन्यू।
30 सितंबर आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सर्विस कॉस्ट आपको लग गए 30,000 रुपये टू कैश, बराबर। और अब आप लिखोगे रिसीवेबल्स 45,000 टू रेवेन्यू, सर्विस की रेवेन्यू। वैसे ही 31 मार्च नहीं, 1 अप्रैल पे चले जाते हैं। सर्विस कॉस्ट टू कैश आपको 50,000 रुपये लग गए, रिसीवेबल टू रेवेन्यू 75,000। अच्छा, इसके पहले, ये एंट्री के पहले 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट दिखा दूंगा, बराबर। इंटरेस्ट रेवेन्यू, रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम कितना हो रहा है, इन तीनों का टोटल माइनस 4 लाख, पूरा इंटरेस्ट है। 251,927 प्लस 45,000 प्लस 75,000 माइनस 4 लाख रुपए 28073। चाहिए तो यहाँ पे ऐड करके देख लेना इंटरेस्ट, हम लोगों ने जो कंपाउंडिंग किया था। अच्छा, वो मैंने अब रब कर दिया। सिंपली इन दोनों का डिफरेंस वही होगा, और क्या रहेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। फाइनली पूरा पैसा मिल गया 1 अप्रैल को, कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल 4 लाख रुपए। ये एक्सपेक्टेड था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने ये ट्रिकी कर दिया, फाइनेंस एलिमेंट, ठीक है। चलो, कुछ स्टूडेंट्स ने कॉस्ट के बेसिस पे सिंपली एलोकेशन कर दिया। एक गलती, कुछ स्टूडेंट ने 2 साल डिस्काउंट कर दिया, फिर फेयर वैल्यू एलोकेशन किया, मतलब 4 लाख को पहले डिस्काउंट कर दिया पूरा का पूरा 1 साल से, और फिर उसके बाद में तीनों सर्विस और रेवेन्यू एलिमेंट में एलोकेट कर दिया। जो सब गलतियां हैं, स्टेप मार्किंग भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। 3A, कूप्स लिमिटेड अवेल्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम फरारी लिमिटेड। टर्म्स ऑफ कंडीशन है, लीज का पीरियड है 3 साल, मशीन कॉस्टिंग 8 लाख। तो मैंने कहा था इस बार बेसिक क्वेश्चन आएगा लेसर या लेसी का। इस बार बेसिक क्वेश्चन आया फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम बताइए फ्रॉम द रेलेवेंट इंडेस, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अब यहाँ लिखा है अवेल्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम फरारी लिमिटेड। आपने एक मशीन ली है लीज पे फ्रॉम फरारी लिमिटेड, तो हम फरारी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज है, तो कई सारे स्टूडेंट को लगा अरे इंड 17 का क्वेश्चन कैसे आ गया। अरे लेसर के पॉइंट से तो अभी भी हो सकता ना, आप कूप लिमिटेड के पॉइंट से क्यों सोच रहे हो, आप फरारी लिमिटेड के पॉइंट से सोचो। तो लीज का पीरियड है 3 साल, मशीन का कॉस्ट है 8 लाख, लाइफ है 5 साल। मशीन रिवर्ट्स बैक टू फरारी ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज। एंड में अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है 50,000, यानी कि अगर फरारी लिमिटेड बेचने गया तो 50,000 में आराम से बेच देगा। यहाँ पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है एट द एंड ऑफ ईच ईयर और इम्प्लिसिट रेट है 10%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी आपको दिया हुआ है पीवी फैक्टर और एन्यूटी फैक्टर, पर लीज रेंट ही नहीं दिया। कई उनको ये डाउट है कि अरे सर लीज रेंट ही नहीं दिया, अब आप बोल रहे हो कि फाइनेंस लीज बताओ, ऑपरेटिंग लीज बताओ, क्या कैसे बताएं। देखो अगर मशीन की कॉस्ट 8 लाख रुपए, मशीन की कॉस्ट 8 लाख रुपए और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे चाहिए, पहले तो मुझे इस मशीन की एक फेयर वैल्यू लगेगी, जो कि इस क्वेश्चन में दी नहीं है, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे लगता है कि गलती है। द फर्स्ट अजम्पशन द ओनली वैल्यू दैट आई हैव इज 8 लाख रुपीज़। भाई मैंने मशीन शायद आज ही खरीदी होगी 8 लाख रुपए में, तो इसकी फेयर वैल्यू भी 8 लाख ही होनी चाहिए, ठीक है ना। दिया नहीं अपन ने मशीन कब खरीदा, बट आई हैव टू अज्यूम कि मशीन अपन ने अभी अभी खरीदा है, तो हाँ थोड़ा सा एरर है इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे फेयर वैल्यू ऑफ मशीन है 8 लाख रुपए। अब फरारी लिमिटेड जब ये मशीन किसी को लीज पे देगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आज मेरी तरफ से आउटफ्लो हुआ है 8 लाख का, मुझे जो भी फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू अफेक्टिव रेट से, इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है 10%, बराबर, IRR दिया हुआ है 10% से, यही 8 लाख रुपए आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर। आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, आपको फ्यूचर में मिलेगा रेंट मल्टीप्लाइड बाय, मैं एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10%, 3 साल तक रेंट मिलेगा। एंड में ये मशीन वापस आपके पास आ जाएगी, जो आप बेच सकते हो, लिखा है अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, जो आप बेच सकते हो 3 साल बाद 50,000 में। पीवी फैक्टर थर्ड ईयर 10%, 50,000 रुपए जो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है, बराबर है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखा जाए तो एन्यूटी फैक्टर भी दिया हुआ है
8 लाख रुपए, रेंट नहीं पता, रेंट को एक्स लिख देता हूं। एन्यूटी फैक्टर आपको दिया हुआ है 2.4868 और 50,000 मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर 0.7513। ठीक है, अगर आप ये पूरा करते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 50,000 इंटू 0.7513 होता है 37565 डिवाइडेड बाय 2.4868। ठीक है, 306593 ये हो गया आपका रेंट, जो कि पर एनम होना चाहिए था 306593। समझ गए, 306593 शुड बी द रेंट। अब वो बोलता है ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉस्ट है, ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉस्ट, तो हम बोलते हैं फाइनेंस लीज है। बराबर, यानी कि क्या, यानी कि ये वाला अमाउंट, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, सिर्फ रेंट ही तो है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, अनगारंटीड नहीं, गारंटीड, अश्योर्ड। अश्योर्ड जो 50,000 तो अश्योर्ड नहीं, अनगारंटीड है, किसी ने गारंटी दी थी, हमको लग रहा है हम 50,000 में बेचेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 306593 इंटू 2.4868, 762,435। तो 762,435 वो अमाउंट है जो आपको आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 लाख है। परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूं तो दिस इज 95%। तो ये फाइनेंस लीज है, ये फाइनेंस लीज है। कई सारे स्टूडेंट्स को रेंट नहीं दिखा तो उन्होंने बोला देखो 3 साल पे ले रहे हैं, 5 साल में से लीज पे, तो ये तो ऑपरेटिंग लीज होना चाहिए, फाइनेंस लीज हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना था, बट देयर वाज वन असम्पशन दैट वाज रिक्वायर्ड, जहां मुझे लगता है कि यार इंस्टीट्यूट की गलती है। क्या इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देगी इस क्वेश्चन पे? मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी अगर स्टूडेंट असम्पशन लिखता है, एज सच क्वेश्चन में गलती नहीं है, क्वेश्चन में एरर नहीं है, तो 1 या 2 मार्क का ग्रेस जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया उनको तो यार मिलना चाहिए। जिन्होंने अटेम्प्ट किया और वहां पे लिख दिया यू हैव नॉट गिवन द फेयर वैल्यू और द रेंटल डेटा इज नॉट अवेलेबल, हेंस इट इज नॉट डिटर्मिनेबल, ऐसा कुछ तो भी रीजन अगर दिया होगा तो कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, भले ही पूरे 6 मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, नॉट श्योर इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। बाकी देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे पर्सनली तो यस, ग्रेस मार्क्स रहना चाहिए इसमें। ठीक है, चलो, तो पहला इन्होंने पूछा आप बताइए फाइनेंस लीज है क्या? हमने बताया हाँ फाइनेंस लीज है। कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम क्या होता है? होता है ग्रॉस जो आपको अमाउंट मिलने वाला है माइनस नेट आपका जो अमाउंट बन रहा है। तो ग्रॉस हमको क्या मिलने वाला है विदाउट डिस्काउंटिंग 306953 इंटू 3 प्लस 50,000 की अनगारंटीड रेसिडियल वैल्यू, माइनस नेट हमको क्या मिलने वाला है इस सबकी प्रेजेंट वैल्यू, वो तो 8 लाख है, हमने शुरुआत ही वहीं से की थी, प्रेजेंट वैल्यू पूरी की 8 लाख है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 306953 इंटू 3 प्लस 50,000 माइनस 8 लाख 170859, ये होना चाहिए आपका अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, 170859 शुड हैव बीन योर अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के मॉड्यूल से उठाया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम का पेपर, अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम के पेपर में सारी क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से उठाए गए थे, ओल्ड सिलेबस से उठा के न्यू सिलेबस के पॉइंट से पूछ लिया गया था। यहाँ भी वही हुआ है, ओल्ड सिलेबस से सिंपली क्वेश्चन उठाया और इन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पूछ दिया था। ठीक है, चलिए कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर साउंड लिमिटेड एज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और आपको उसका एडजस्टमेंट बताना है। 1 अप्रैल 19 आपने परचेज किया नेट एसेट्स ऑफ म्यूजिक लिमिटेड। म्यूजिक लिमिटेड एक एंटिटी है, आपने उसके नेट एसेट 13,20,000 रुपये में परचेज किया है। फेयर वैल्यू था 10 लाख रुपये, 3,20,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा शायद कोई ब्रांड वैंड के दिए होंगे। सुपर साउंड लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ म्यूजिक लिमिटेड प्रोडक्ट द गुडविल लाइफ इज 10 ईयर्स। ये डिफरेंस को वो लोग गुडविल बोल रहे हैं, शुड हैव कॉल्ड ब्रांड, क्योंकि नेट एसेट से आपने बिजनेस को अक्वायर नहीं किया है। पर ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो हम भी गुडविल मान लेते हैं भाई, क्वेश्चन में ही बोला है तो हम कौन होते हैं आर्ग्यू करने वाले। 3,20,000 का गुडविल है जिसकी लाइफ 10 साल है। ठीक है भाई, 4 मई 19 ये हुआ 1 अप्रैल 19। 4 मई 19 सुपर साउंड लिमिटेड परचेज अ फ्रेंचाइजी, आपने एक फ्रेंचाइजी टेक ओवर किया है टू ऑर्गेनाइज म्यूजिक शोज फ्रॉम अरमान टीवी फॉर 80 लाख। 80 लाख में आपने फ्रेंचाइजी ली है। एंड उसके अलावा
आप उनको एनुअल फीस देंगे 2% ऑफ रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू होगा उसका 2% भी हम उनको पे करेंगे। ये एक्सपायर, इसकी लाइफ है 5 साल। म्यूजिकल शोज रेवेन्यू था 10 लाख फॉर दिस ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर की रेवेन्यू 10 लाख है और फ्यूचर प्रोजेक्शंस है 25 लाख एंड 30 लाख पर एनम फॉर रिमेनिंग 3 ईयर्स। इंटेंजिबल एसेट्स एलोकेशन के ऊपर होगा, देख लेते हैं। सुपर साउंड फॉलोज अकाउंटिंग पॉलिसी टू अमोर्टाइज ऑल ऑफ देम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस और एनी अप्रोप्रिएट बेसिस ओवर द मैक्सिमम पीरियड परमिटेड बाय रेलेवेंट इंड एज। कोई और अप्रोप्रिएट बेसिस है तो आप उस पर एलोकेट कर दीजिए, टेकिंग फुल अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल अक्वायर किया उस साल का फुल इसके लिए। शेड्यूल शोइंग इंटेंजिबल एसेट सेक्शन इन सुपर साउंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 20। तो 31 मार्च 20 को आपको इंटेंजिबल एसेट्स का सेक्शन बताना है। पहला तो सेक्शन है गुडविल, बराबर। गुडविल था 3,20,000 का, 1 साल का अमोर्टाइजेशन हो चुका है, तो 3,20,000 32,000 का अमोर्टाइजेशन हो गया, तो 2,88,000 का 31 मार्च 20 को दिख रहा होगा। यहां पे रेवेन्यू बेस्ड एलोकेशन हो सकता है, अप्रोप्रिएट है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू कितनी कितनी होगी, आप उसके बेसिस पे एलोकेशन करना चाहते हैं, तो रेवेन्यू बेस्ड एलोकेशन हो जाना चाहिए। देखिए, अगर मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 पढ़ूं तो रेवेन्यू बेस्ड एलोकेशन प्रोहिबिटेड है, देखा जाए तो वहां पे प्रोहिबिटेड है। वो बोलता है कि नहीं, रेवेन्यू बेस्ड एलोकेशन नहीं हो सकता अनलेस आपके पास रेवेन्यू से बेटर कोई बेस नहीं है, यानी जहां पे बेस रेवेन्यू के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ डेटा दिया नहीं है, मैं स्ट्रेट लाइन भी कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, क्योंकि रेवेन्यू बेस्ड एलोकेशन इंडिया 38 प्रोहिबिट करता है। पर जहां तक मैं जानता हूं इंस्टीट्यूट का आंसर रेवेन्यू बेस्ड एलोकेशन ही होगा। तो 80 लाख रुपए फ्रेंचाइजी का ओपनिंग था, 80 लाख रुपए, अमोर्टाइजेशन होगा 80 लाख मल्टीप्लाइड बाय इस बार की रेवेन्यू 10 लाख डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू 30 लाख 3 साल तो 90 लाख, फिर 25 लाख और इस बार का 10 लाख 125 लाख। ये बेसिस पे शायद एलोकेशन हुआ होगा, शायद, मैं श्योर नहीं हूं। तो 6,40,000 रुपए का एलोकेशन हुआ होगा, तो बचा है 73.6 लाख। मेरे हिसाब से गलत है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन 11 महीने के लिए, मई से लेकर 31 मार्च तक के। अब आपकी पॉलिसी फुल ईयर अमोर्टाइजेशन होगी, उससे क्या, प्रैक्टिकली तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ 11 महीने का ही होना चाहिए। 4 जुलाई सुपर साउंड लिमिटेड ग्रांटेड अ कॉपीराइट, आपने एक कॉपीराइट ग्रांट किया है, दैट हैज बीन अप्लाइड बाय म्यूजिक लिमिटेड, अप्लाइड फॉर बाय म्यूजिक लिमिटेड। 1920 सुपर साउंड लिमिटेड incurred 2,50,000 लीगल कॉस्ट टू रजिस्टर द पेटेंट and 7 lakh additional cost to successfully prosecute a copyright infringement suit against the competitor। तो एक कॉपीराइट है जो आपको ग्रांट किया गया था, 4 जुलाई ग्रांट किया गया था कॉपीराइट, जो आपने जो अप्लाई किया था, डेट हैज बीन अप्लाइड फॉर बाय म्यूजिक लिमिटेड। तो म्यूजिक लिमिटेड ने अप्लाई किया था, आपको ये अब उसकी उनकी तरफ से मिल गया। अब इसके लिए आपको 2,50,000 रुपये का लीगल कॉस्ट लगा है, और सामने वाले ने, मतलब उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा था, उसको भी सक्सेसफुली हटाने के लिए 7 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट, यानी ओवरऑल 9,50,000 रुपीज़ लग गए आपके। ठीक है, तो ये 9,50,000 और इस कॉपीराइट की लाइफ है 10 ईयर्स। अब कॉपीराइट है, समझ रहे ना, अधिकार मिल रहे हैं अपने को, और अपन ने परचेस किए हैं वो भी म्यूजिक लिमिटेड से, अपने खुद के सेल्फ जनरेटेड कॉपीराइट्स नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक एसेट होगा। 9,50,000 रुपये को 10 साल में अमोर्टाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये भली यहाँ पे 4 जुलाई है, पर ये आपको मिला था, अगर मैं म्यूजिक लिमिटेड की बात करूं तो आपने अक्वायर उसको 1 अप्रैल को ही किया था, तो ये 10 साल से अमोर्टाइजेशन होगा। 95,000 का अमोर्टाइजेशन होना चाहिए। 9,50,000 माइनस 95,000 अगर मैं करूं तो 8.55 लाख पे क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होगा। ठीक है, शेड्यूल शोइंग रिलेटेड एक्सपेंसेस दैट विल अपीयर इन पीएल, तो ये मैंने दोनों भी आप लोगों को बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए, अब आपको 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट दिए हुए हैं। इंड AS 108, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बताना है कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। चलो, तो रिपोर्टेबिलिटी कैसे आती है, जब कोई एक सेगमेंट का सेल, टोटल सेल, इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर टोटल सेल 10% या उससे ज्यादा है, टोटल एसेट 10% या उससे ज्यादा है, तो अपन एसेट से स्टार्ट करते हैं। 102,750, तो 10,275 से ऊपर जिसके भी एसेट्स है, 1, 2, 3,
4, 5, ये पांचों तो रिपोर्टेबल हो ही गए। 10,275 से ज़्यादा ही थे सारे के सारे। चलो बाकी भी बताना पड़ेगा। इन दोनों का टोटल 35,350 प्लस 10,400 टोटल हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 45,750, 4,200 प्लस 12,300 16,500, 3,500 और 7,750 11,250, 4,500, 5,250, 6,000, 2,250। तो 45,750 का 10% 4,575 L M O P, ये रिपोर्टेबल हो गए। प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट वाले एलिमेंट एक तरफ, सारे लॉस वाले एलिमेंट एक तरफ, विच एवर इज हायर, यानी 3,500, 1,500, 4,500, 900, 5,400 और 600, 6,000, और इन दोनों का टोटल 2,250 विच एवर इज हायर। साइन मत देखिए, नेगेटिव साइन मत देखिए। 6,000 का 10%, विच एवर इज हायर का 10%, 600, विच एवर इज हायर का 10% 600। उसके ऊपर जो भी है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है और छठवा भी है, सभी 600 के ऊपर है। समझ में आ रहा है? तो सारे के सारे सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हो गए। L M N O P Q सबके सब रिपोर्टेबल हो गए। आई होप इट इज क्लियर। किसी एक में भी रिपोर्टेबल है तो रिपोर्टेबल माना जाता है, तो यहाँ तो सारे के सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल हो जाते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी सिंपल आए थे, इंटेंजिबल एसेट्स और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब अगले पे जाते हैं। लवली लिमिटेड एज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज लोन टू इट्स एम्प्लॉइज। आप एम्प्लॉइज को सब्सिडाइज लोन देते हैं फॉर बाइंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, जो आपको खरीदना है। सिमरन जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने लोन लिया है 4 व्हीलर के लिए। उसके टर्म्स है, प्रिंसिपल है 9 लाख, इंटरेस्ट है 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 लाख। ये 9 लाख में से 3 लाख का इंटरेस्ट 5% रहेगा और 8% रहेगा 6 लाख का। समझ गए? 2 टुकड़े हैं। 3 लाख का इंटरेस्ट है 5% और 6 लाख का इंटरेस्ट है 8%, ठीक है। लोन डिसबर्स हुआ 1 अप्रैल 17 को, 1 अप्रैल 17। टेन्योर है 3 साल, समझ में भी आ रहा है? नहीं समझ में, प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात नहीं हुई है। प्रीपेमेंट, आप पूरा अमाउंट अगर चाहें तो प्रीपे कर सकते हैं। सिमरन सर्विस पे रहेगी एंड तक। प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट में रिकवर होगा, यानी 3-3 लाख के 3 इंस्टॉलमेंट। अब हमारे दिमाग में डाउट आ गया, जब पहला 3 लाख रिपे होगा तो कौन सा वाला रिपे हुआ, 5% इंटरेस्ट वाला या 8% इंटरेस्ट वाला? डाउट समझ रहे हैं? सिमरन ने 3 लाख रुपए लौटाए, अब 5% वाले में से मानू या 8% वाले में से मानू, कौन सा वाला लौटाया उसने? तो देखो उन्होंने आगे दिया है, फर्स्ट 8% वाला रिपे हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट एनुअली पे कर दिया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट अक्रू होगा वो एनुअली पे कर दिया जाएगा। मार्केट रेट है 12%, इसके ऊपर बाद में आएंगे। आपको पूरा का पूरा टेन्योर दिया है, देखो 9 लाख हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या 5% के रेट से हम लोग इंटरेस्ट ले रहे थे शायद, क्या है इंटरेस्ट रेट? 8% और 5%। तो पहले 3 लाख पे 5% 15,000 और 6 लाख पे 5% 30,000, दोनों मिला के 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट होता है, बराबर। नहीं, 6 लाख पे 8%, तो 48,000 और 15,000 टोटल इतना इंटरेस्ट। ये दोनों 31 मार्च 18 को सिमरन पे कर देगी और साथ ही साथ 3 लाख रुपए का पेमेंट भी करेगी। 3 लाख 48,000 और 15,000 टोटल इतना पेमेंट करेगी सिमरन, क्लियर। नेक्स्ट ईयर 6 लाख आउटस्टैंडिंग है, 3 लाख पे 5% और बचे हुए 3 लाख पे 8%, क्योंकि पहले 8% वाला लोन रीपे हो रहा है। ऊपर की लाइन बहुत क्लियर है कि पहले 8% वाला लोन रीपे होगा, आईसीआई मॉड्यूल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो 3 लाख पे 5% 15,000 और 3 लाख पे 8% 24,000, तो 3 लाख का प्रिंसिपल 24,000 और 15,000 का इंटरेस्ट, टोटल इतना पे कर देंगे। फिर आया 31 मार्च 20, बचा हुआ 3 लाख और वो 3 लाख पे 5% का इंटरेस्ट पे कर देंगे, लोन खत्म। समझ गए? अब इसके हिसाब से अकाउंटिंग होनी थी, आगे की लाइन अभी भूल जाओ, आगे की लाइन पे बाद में दिमाग लगाते हैं प्रीपेमेंट का, ठीक है। तो 1 अप्रैल 17 को क्या होना चाहिए था?
आपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया, जबकि मार्केट रेट अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। यार आप 5% 8% दे रहे हो, उससे हमको क्या, मार्केट रेट 8% पे ही अकाउंटिंग होनी चाहिए थी। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एंड अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट ईयर के एंड में 3,48,000 प्लस 15,000 363 सिमरन टोटल पे करने वाली थी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर सिमरन पे करने वाली थी 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 15,000 3,39,000 बराबर। उसके नेक्स्ट ईयर सिमरन पे करने वाली थी 3,15,000। हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं एट 12% विच इज़ द मार्केट रेट। अगर पीवी फैक्टर दिया तो वो ले लेंगे, नहीं दिया 8929 7972 7118 324123 270251 224217 सब मिला के 818,591 ठीक है। तो इतने का लोन दिखना चाहिए। दिखना क्या चाहिए, लोन एंड एडवांस डेबिट 818,591, पर आपने तो पे किया है 9 लाख रुपए। तो जो डिफरेंस है वो हो जाएगा एम्प्लॉई बेनिफिट, जो कि डेफर होगा 3 साल में, क्योंकि सिमरन को पूरे 3 साल काम करना है। डेफर्ड एम्प्लॉई एक्सपेंस, डेफर्ड एम्प्लॉई एक्सपेंस। चलिए आइए, तो ओपनिंग है 818,591। जब फर्स्ट ईयर एंड होगा, इन्होंने कुछ प्रीपेमेंट किया है 31 मार्च 19 को, तो मैं 31 मार्च 18 की बात कर लेता हूँ आपसे, 31 मार्च 19 की बात कर लेता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। इंटरेस्ट 12% इस पे दिखाएंगे हम। $98231 पे हो रहे हैं 3 लाख। यहां से पेमेंट शेड्यूल लीजिए, ठीक है ना। जिसको अमाउंट को डिस्काउंट करते हैं उसी को पेमेंट शेड्यूल बोलते हैं। तो क्लोजिंग हो जाएगा। देखिए इंटरेस्ट हमेशा लायबिलिटी को बढ़ाता है, एसेट को बढ़ाएगा क्योंकि रिसीवेबल है, और पेमेंट उस एसेट को कम कर देगा। तो 818,591 प्लस 98,231 माइनस 3,63,000 हो जाता है 553,822 बराबर 553,822। चलो 553,822 का क्लोजिंग हो गया लोन का। ये हुआ 31 मार्च 18। फिर हम आते हैं 31 मार्च 19, 553,822। इंटरेस्ट अब इस पे ले लेंगे 12%, 66459। अभी के लिए ऊपर जो पेमेंट है मैं वही ले रहा हूं, प्रीपेमेंट जो आगे लिखा हुआ है वो पढ़ नहीं रहा। तो क्लोजिंग हो जाएगा 553,822 प्लस 66459 माइनस 3,39,000 281,281 समझ गए। और ये जो अमाउंट है ये भी आपने डेफर किया होगा। ओपनिंग 81,409 आपने पीएल में डेफर कर दिया, इसका 1/3 ये इक्वल डेफरमेंट पे चले जाएगा 27,136। तो क्लोजिंग हो गया 27,136 माइनस 81,409 54,273। 54,273 में 27,136 फिर गया तो बचता है 27,137। ये हमारे बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, ये हमारे बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। इस पॉइंट पे सिमरन ने प्रीपे कर दिया 1 लाख रुपए, तो आपका तो कैश फ्लो गड़बड़ा गया ना। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 साल बाद 3,15,000 मिलेंगे, अब सिर्फ 2,15,000 मिलेंगे क्योंकि 1 लाख रुपए जल्दी मिल गए बराबर। अब 2 लाख और 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 10,000, 15,000 तो मिलेगा ही नहीं। 2 लाख पे 5%, तो अब सिर्फ एक ही कैश फ्लो रह गया 2,10,000। जो आप 3,15,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 2,10,000 हो गया, वो रिवाइज हो गया। तो यहां रीडिस्काउंटिंग की बात होगी और एसीएम है। एसीएम है, हमें 31 मार्च 19 जिस दिन प्रीपेमेंट हुआ 1 अप्रैल 19 उसके डिस्काउंट रेट से कोई लेना देना नहीं है। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अकाउंटिंग हो रही है क्योंकि एम्प्लॉई है। हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे इस लोन को, सामने वाला प्रीपे कर सकता है, हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, हम सेल ऑफ नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट का रेट नहीं बदलेगा, जो
इनिशियली 12% का रेट था वही रेट रहने वाला है। हाउएवर अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा आपका कैश फ्लो, आप जो आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं ना उसी को नहीं रख सकते हैं। अब एक साल बाद, क्योंकि हम बैठे हैं 31 मार्च 19 पे, हम इस दिन बैठे हैं, इसके एग्जैक्ट एक साल बाद अब 2,10,000 ही आएंगे। मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देता हूँ 12% से एक साल, ठीक है। तो ये आ रहा है 187,500, ठीक है, 187,500। आउटस्टैंडिंग दिख रहा है लोन, इसमें से 1,00,000 रुपए पे हो गए, 181,281। तो यार मेरे को तो इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, लोन इन एडवांस इंक्रीज हो जाएगा। 181,281 दिख रहा है, जबकि 187,500 प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है अभी रिवाइज टर्म्स के हिसाब से, तो 6219 चेंज करना पड़ेगा, ये समझना जरूरी है आपको। मैं क्या करूंगा, लोन इन एडवांस की वैल्यू बढ़ाऊंगा, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। लोन इन एडवांस डेबिट 6219 बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है ना, दिस वाज डेबिट बैलेंस, आप इंक्रीज कर रहे हैं। टू एम्प्लॉय बेनिफिट डेबिट 6219, बोलने का मतलब ये है कि इतने से एम्प्लॉय बेनिफिट अब कम मिलेगा। तो जो एम्प्लॉय बेनिफिट मेरे बुक्स में 27137 का दिख रहा है, 27137 का, उसको मैं 6219 कम कर दूंगा, तो ये हो गया 20918, समझ रहे हैं, 20918। बस 20918 का एम्प्लॉय बेनिफिट कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ये ध्यान रखना है। यू रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स कंसिडरिंग इंड AS 109। तो ये लास्ट जर्नल एंट्री तो मैंने बता दी, बाकी का तो आपको ऊपर के टेबल से समझ गया होगा क्या जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। तो हुआ क्या, क्योंकि सामने वाले ने प्रीपे कर दिया, हमारे कैश फ्लो के टर्म मॉडिफाई हुए, इसलिए हमने रिकैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू। ये पॉइंट पे रिकैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू तो ज्यादा आ रही है, जो बुक्स में दिख रहा था 181,281, 1,00,000 प्रीपे हो गया ना उसमें से, तो 181,281 उसके कंपैरिजन में 187,500 ज्यादा आ रही है, तो मेरे को तो एडवांस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ होगा, ये स्टैंडर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स के साथ आपको बोलता है कि उसका एडजस्टमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट में ही करो। तो डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंस 27137 दिख रहा था, उसमें एडजस्ट कर दिया 6219, उसी में एडजस्टमेंट कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। बी क्वेश्चन CSR है, आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इस पेपर का, ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक लाइन इंस्टीट्यूट ने ऐड कर दी जिसके कारण पूरी की पूरी कहानी बदल गई। ये लाइन गलती से ऐड हुई है, ऑब्वियस ही बात है, समझ में आता है। ये लाइन के बिना अकाउंटिंग कैसे होनी थी और ये लाइन के साथ अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ेगा, हम ये दोनों बातें देखेंगे। तो 1 अप्रैल 17 आपने 150 शेयर ऑप्शंस दिए 1000 एम्प्लॉइज को, ठीक है, प्रोवाइडेड वो 3 साल तक के काम करें। बाकी लाइन भूल जाओ। ईसॉप दिया है भाई 1000 एम्प्लॉइज को 150 शेयर्स पे, फेयर वैल्यू है 129 ग्रैंड डेट की। 31 मार्च 18 यानी एक साल बाद प्राइस ड्रॉप हो गया और मैनेजमेंट ने एक्साइज प्राइस को रिड्यूस कर दिया, यानी मॉडिफिकेशन मोड, ठीक है। अब रीप्राइसिंग के कारण क्या हो गया, जो फेयर वैल्यू उस दिन जिस दिन आप रीप्राइस कर रहे हैं, जिस दिन फेयर रीप्राइस कर रहे हैं उस दिन का फेयर वैल्यू 50 से 80 हो गया, यानी 30 का इंक्रीज है, 30 का इंक्रीज है। इसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, उन्होंने वो पूछा है। मैनेजमेंट एस्टिमेट करता था 10% ऑफ द एम्प्लॉइज विल लीव ड्यूरिंग द एंड ऑफ 3 years, यानी 900 ऑप्शन वेस्ट होंगे ऐसा लग रहा था। ऑन द डेट ऑफ अवार्ड, तो ये तो अवॉइड कीजिए क्योंकि ऑन द डेट ऑफ अवार्ड है, ठीक है। इन 18-19 फ्यूअर एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू लीव, सो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 5% एम्प्लॉइज छोड़ के जाएंगे, यानी 950, ठीक है। 1 अप्रैल 17, ठीक है, अपन अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि 18-19 का डेटा ऐसा बोल रहा है कि 5% एम्प्लॉइज छोड़ के जाएंगे, फिर 20 में 930 था। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि 31 मार्च 18 को पोजीशन क्या थी, अपन 10% के हिसाब से पकड़ लेते हैं। वैसे वहाँ लिखा है डेट ऑफ अवार्ड, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपन 10%
फर्स्ट ईयर के एंड में पकड़ लेते हैं कि 18-19 में फिर टर्म्स चेंज हुए। तो देखो जब भी आप टर्म मॉडिफाई करते हो, पुरानी अकाउंटिंग जैसी चल रही है वो वैसी ही चलती है, वो चेंज नहीं करता है। ये मानते हैं कि अब आपने एक नया अवार्ड दिया ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन पे नया अवार्ड दिया है और पुरानी वाली की अकाउंटिंग एज इट इज चलने दो, ये माना जाता है। तो ईयर 1 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 950 एम्प्लॉइज को शेयर्स जाएंगे, 950 नहीं 900, ठीक है। ईयर 2 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 950 एम्प्लॉइज को शेयर जाएंगे। फाइनली थर्ड ईयर में 930 एम्प्लॉइज को शेयर्स चले गए, ठीक है। ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होती है जो कि आपको 129 दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 1/3 एक्सपेंस बुक होना था और 150 शेयर ऑप्शंस आपने हर एक को दिए हैं। पहले 150 शेयर ऑप्शन से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहले साल 1/3, दूसरे साल 2/3, तीसरे साल तो पूरा ही हो जाएगा। तो भले मॉडिफाई कर दिया, पुराने वाले की अकाउंटिंग एज इट इज चलेगी, माना जाएगा पुराना वाला तो दिया ही है, उसके अलावा नया दिया। नए के बारे में बाद में बात करते हैं। तो 900 इंटू 129 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 3, 58,05,000 का एक्सपेंस बुक हुआ। सेकेंड ईयर में ये 58,05,000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 950 इंटू 129 इंटू 150 इंटू 2/3 माइनस 50,05,000 माइनस 8 लाख, 64.5 लाख, ठीक है। थर्ड ईयर में 1,22,55,000 माइनस करेंगे, तो 930 इंटू 129 इंटू 150 माइनस 122,55,000, 57.405 लाख, इतना खर्चा बुक कर देंगे। अब जिस दिन आपने रिप्राइस किया, जिस दिन आपने एक्साइज प्राइस को रिड्यूस किया, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, उस दिन का फेयर वैल्यू दिखेंगे बिफोर मॉडिफिकेशन एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन के पहले का फेयर वैल्यू 50 था, जो चीज़ आपने इनिशियली ग्रैंड डेट पे 129 फेयर वैल्यू की निकाली थी, 129, उसकी फेयर वैल्यू रिड्यूस होकर 50 हो गई। अब आपने तो बेनिफिट 129 का दिया है, इसीलिए अकाउंटिंग 129 की हो रही है। अब वही 129 के बेनिफिट पे आपने एक्साइज प्राइस फर्दर रिड्यूस कर दिया, तो 129 वाली की फेयर वैल्यू 50, अब एम्प्लॉय को फर्दर बेनिफिट मिल रहा है, यानी एम्प्लॉय को 30 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, 80 कर दी हो गया उसका फेयर वैल्यू। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, इसे माना जाएगा कि ये नया ईसॉप दिया एम्प्लॉय को। आपने जो एक्साइज प्राइस कम किया है, वो जितना एक्साइज प्राइस कम किया उसे एक नया ईसॉप दिया, ये माना जाएगा ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन से रिमेनिंग पीरियड को वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे, 2 साल, ठीक है। यानी एक्सपेंस सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में बुक करना है। फेयर वैल्यू रहेगा प्री मॉडिफिकेशन और पोस्ट मॉडिफिकेशन फेयर वैल्यू का डिफरेंस, यानी 30 रुपीज। ऑप्शंस उतने ही माने जाएंगे क्योंकि सेम ऑप्शंस के ऊपर प्राइसिंग मिली है और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी सेम रखेंगे, 950 और 930। बस वेस्टिंग पीरियड कितना हो जाएगा, 2 साल, क्योंकि 2 साल रिमेनिंग है। तो 30 इंटू 150 इंटू 950 डिवाइडेड बाई 2, 21,37,500। 30 इंटू 150 इंटू 930 माइनस 21,37,500। $20,47,500, ठीक है। ये तो अगर ईसॉप होता तो, और मेरे हिसाब से यही आंसर होगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती हुई है, शायद ग्रेस मार्क्स दे दे। अगर वो लाइन मैं पढ़ूं तो ये बन जाता है SAR, येलो में लिखा है द बेनिफिट्स विल बी सेटल्ड इन कैश ऑफ इक्विवेलेंट शेयर प्राइस। शेयर का जितना प्राइस है उसके इक्विवेलेंट कैश में सेटल हो जाएगा। तो अब क्या होता है, जैसे ये SAR बन गया, ईयर एंड फेयर वैल्यू पे इसकी अकाउंटिंग होती है। तो पहला साल जब एंड हुआ तो 50 रुपए की फेयर वैल्यू थी, 50 रुपए के हिसाब से अकाउंटिंग हो जानी थी। 900 एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज, 50 रुपए का फेयर वैल्यू, 150 शेयर्स ईच, 1/3 वेस्टिंग पीरियड, 22.5 लाख। अब आपने टर्म्स मॉडिफाई की, तो मॉडिफाइड टर्म्स पे को रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे एक्सपेंस ऑफ किया जाएगा। यानी मॉडिफाइड टर्म्स के हिसाब से वही 50 का फेयर वैल्यू 80 हो गया। ये इस दिन अकाउंट नहीं होता है। मॉडिफाइड SAR की अकाउंटिंग कैसे होती है ये समझिए। अब मैंने SAR को मॉडिफाई कर दिया, मैंने एक्साइज प्राइस और रिड्यूस कर दिया, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय को अब ज्यादा कैश मिलेगी,
आपने मॉडिफाई कर दिया जिसके कारण ज़्यादा कैश मिलेगी, प्रोवाइडेड वो बचे हुए 2 साल काम करे। तो ये जो ज़्यादा कैश मिलेगी इसको हम लोग एक रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे बुक करते हैं, ये ज़्यादा कैश मिली। अब मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये ज़्यादा कैश मिली को आप एक अलग एसएआर मत मानिए, एसएआर तो एसएआर होता है ना, एसएआर में क्या फर्क पड़ता है। लायबिलिटी तो ओवरऑल एक्साइज प्राइस कम हुई तो लायबिलिटी तो दोनों ही इंक्रीज हुई है, बराबर है। तो अब सेकेंड ईयर में जब आप एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में दिया नहीं था आगे की फेयर वैल्यूज, वो सबसे बड़ा मिस्टेक था, यानी है एक्चुअली ईसॉप का ही क्वेश्चन, दैट इज व्हाई एवरीवन इज सेइंग कि नहीं एसएआर हो ही नहीं सकता। तो अगर ये एसएआर है और अज्यूमिंग की फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मुझे सेकेंड ईयर से 80 के हिसाब से एक्सपेंस बुक करना है, क्योंकि 30 का एक्सपेंस और 50 का एक्सपेंस अलग अलग बुक करने में कोई सेंस नहीं दिखता। अल्टीमेटली जाएगा तो 80 रुपीज़ ना, तो 30 अलग 50 अलग करके मैं क्या कर लूँगा। तो फेयर वैल्यू 80 है, अज्यूमिंग कि सेकंड ईयर के एंड में भी फेयर वैल्यू 80 थी, थर्ड ईयर के एंड में भी ये फेयर वैल्यू 80 थी, ये चेंज ही नहीं हुई। इसके बाद फेयर वैल्यू शेयर का प्राइस कांस्टेंट रहा, उसके बाद अज्यूम कर सकते हैं डीलिस्ट होगी कंपनी, मे बी मैं श्योर नहीं हूँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, अजम्पशन दे रहा हूँ। तो चाहे मैं ऊपर वाला करूँ तो भी अजम्पशन पे सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे वाला करूँ तो भी अजम्पशन पे सॉल्व कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो इसका अकाउंटिंग हुआ इंटू 150 इंटू 2/3। ये पहले दिन यहीं पे क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि जब फेयर एक्साइज प्राइस आपने चेंज की जिसके कारण एसएआर में एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, ये एडिशनल बेनिफिट के लिए बचे हुए 2 साल काम करना पड़ेगा ना, वो एडिशनल बेनिफिट को रिमेनिंग 2 ईयर्स में वेस्टिंग माना जाएगा, समझ रहे हैं। अब फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर तो नेक्स्ट ईयर और वॉलेटाइल रहेगा, तो इन लोगों ने देना चाहिए था कि बिना मॉडिफिकेशन के क्या होना चाहिए था, बिना आफ्टर मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए था। बेसिकली सिर्फ 30 रुपये का फर्क हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा, 30 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, बराबर है। तो देखा जाए तो वो प्राइजेस चाहिए थे, वो प्राइजेस नहीं दिए इन्होंने, तो मैं सिंपली 80 रुपीज़ के बेसिस पे आपको आंसर बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए था। थर्ड ईयर में भी सेम, ठीक है, बट मोस्टली आंसर नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अब तो ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट देगी ग्रेस मार्क्स, ठीक है, अनलेस इंस्टीट्यूट बोल दे कि नहीं यही आंसर है। अब अगर ये आंसर नहीं दे रही है तब तो ग्रेस मार्क्स मिल ही रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि इस अटेम्प्ट में 12 मार्क्स ग्रेस है, प्रोवाइडेड आप 5A लिख के आए, और यानी भले ही सामने कुछ नहीं लिखा हो, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5A इतना तो भी लिखा है, तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 along with इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, आपको फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट और टेम्परेरी डिफरेंस दिया है। गुडविल इज डिडक्टेबल एज परमिसिबल एक्सपेंस अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ, टैक्स लॉ में आपको गुडविल का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी एज पर इंड एस। तो अब होगा क्या, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है आपके बुक्स में 10 का, ठीक है, 500 का, जिसका कैरिंग अमाउंट 510 था, तो फेयर वैल्यू तो 500 है। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपको कैरिंग अमाउंट पे डिप्रिसिएशन देगा। आपने क्या प्राइस पे टेक ओवर किया, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, दो अलग अलग कहानी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए तो ये कैरिंग अमाउंट ही मैटर करता है, तो इसके कारण एक 10 का टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। फ्यूचर में 10 पे डिप्रिसिएशन मिलेगा इनकम टैक्स में, बुक्स में आप 500 पे डिप्रिसिएशन दिखाओगे, पर डिपार्टमेंट 510 पे डिप्रिसिएशन देगा, यानी 10 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। 10 पे फ्यूचर में कम टैक्स पे करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट समझ में आ रहा है। तो 10 के ऊपर DTA बनना चाहिए, 25% है, तो मैं लिख देता हूँ DTA 2.5। सेम कहानी इन्वेंट्री की है, यहाँ भी DTA बनेगा 5। सेम कहानी ट्रेड रिसीवेबल्स की है, यहाँ भी DTA बनेगा 2.5। सेम कहानी लोन्स एंड एडवांसेस की है, यहाँ भी DTA बनेगा 5 का 25% 1.25, और तो कहीं कुछ है नहीं। तो 2.5 + 5 + 2.5 + 1.25, इतने से अपने नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे 11.25, बराबर। अगर 11.25 से एसेट्स बढ़ रहे हैं तो गुडविल कम हो जाएगा, पर गुडविल आपने निकाला है 50, उसका कैरिंग अमाउंट है 5, यहाँ भी टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है 45, समझ रहे हैं। अब ये 50 तो कम हो जाएगा, मैं यहाँ DTA लिख देता हूँ 11.25। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो 50 में से 11.25 कम हो जाएगा, 38.75 हो जाएगा, ठीक है, जिसका कैरिंग अमाउंट 5 है, तो टेम्परेरी डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब यहाँ लिखा है गुडविल इज डिडक्टेबल एज परमिसिबल अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स लॉस। तो कौन से एग्जिस्टिंग टैक्स लॉस की बात कर रहा है वो क्लियर नहीं है, शायद जो कैरिंग अमाउंट है 5
वो डिडक्टेबल है उनके हिसाब से, शायद मैं श्योर नहीं हूँ। अगर ये 38.75 भी डिडक्टेबल है अंडर इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स में 38.75 का भी फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा, तो फिर तो सोचने वाली बात है बॉस, क्योंकि इसका भी जो अमाउंट है वो 38.75 हो जाएगा। हाउएवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से सिर्फ 5 का बेनिफिट मिलेगा, बाकी के गुडविल के ऊपर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो फिर उसमें भी टेम्पररी डिफरेंस आ गया। चाहे दोनों में से कोई भी केस हो, मैं टैक्स बेस को 38.75 मान लूँ या टैक्स बेस को 38.75 नहीं मान लूँ। अगर आप इंडिया 12 पढ़ेंगे तो इंडिया 12 में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप गुडविल के ऊपर डेफर्ड टैक्सेस का कैलकुलेशन मत कीजिए। क्यों? आप उस पर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ऊपर डेफर्ड टैक्स फिर चेंज होगा, फिर गुडविल चेंज होगा, फिर गुडविल चेंज होगा, वापस आपका डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन चेंज होगा, तो इट इज लाइक अ साइकिल, ये साइकिल की तरह चलता रहेगा। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो सिर्फ 11.25 का DTA बनना चाहिए, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। वैसे भी 4 मार्क का ही क्वेश्चन था, वो आपसे एक्सपेक्ट इतना ही कर रहे थे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बढ़िया, नेक्स्ट वन। November 1st 2019 क्रैटल एग्रो ने परचेज किया 100 गोट्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41, स्पेशल ब्रीड है जिसका मार्केट प्राइस 10 लाख है और उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा 2%। मेरे हिसाब से ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से लगा होगा, बराबर। तो आप गोट्स को कभी भी दिखाते हैं फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी 10 लाख पे गोट्स की अकाउंटिंग भी होगी, जो आपका इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ है वो 10 लाख पे ही हुआ है, और जो 2% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा ये आपने PL में डाल दिया होगा। अब इसकी फेयर वैल्यू रिड्यूस होकर 9 लाख रुपए हो गई 31 मार्च ईयर एंड इंडिया 2141 तो आपको बोलता है ये फेयर वैल्यू पे ही दिखाना है, तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू पे दिखना चाहिए। तो 1 लाख रुपए से वैल्यू कम हो गई, 1 लाख रुपए से वैल्यू कम हो गई, 1 लाख रुपए का डिफरेंस आप PL में डाल देंगे, पास द रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज। अब अगर यहाँ पे दिया नहीं है ये 2% का ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर यहाँ पे भी दिया होता ना तो मैं 9 लाख से 2% माइनस करता था, उससे बोलता था आप कभी भी अकाउंटिंग किस पे करते हैं, इंडिया 41 के हिसाब से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करके, कॉस्ट टू सेल माइनस करके। ठीक है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन 10 लाख पे हुआ, 2% PL में गया, सब्सिक्वेंटली 1 लाख रुपए और PL में आपने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 19 एनटीटी ने परचेज किया एक ऑफिस ब्लॉक 50 लाख रुपए में। ठीक है, इसके लिए आपने एक नॉन रिफंडेबल प्रॉपर्टी टैक्स भी पे किया, लीगल कॉस्ट भी पे किया, सीधी बात है दोनों अपन ऐड कर देंगे प्रॉपर्टी की कॉस्ट के अंदर। तो ये हो गया 53 लाख रुपीस। 2019 में एनटीटी ने रीडेवलप किया बिल्डिंग को 2 स्टोरी बिल्डिंग में, अभी तक के क्लियर नहीं है 16 में है कि 40 में, जो भी हो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये भी कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज करेंगे 10 लाख, इसमें 60,000 रिफंडेबल है तो 9,40,000 कैपिटलाइज करेंगे, 40,000 एबनॉर्मल वेस्टेज है ये कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, व्हेन द रीडेवलपमेंट वाज कंप्लीटेड, तो अब नई बिल्डिंग लिए रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, कैपिटलाइज होगा। October 1, 2019 आपने रेंट आउट कर दिया ग्राउंड फ्लोर, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये तो, इंड AS 40। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज पे। ठीक है, बिल्डिंग पर आपने रेंट आउट किया अपनी सब्सिडियरी को, आपने रेंट आउट किया अपनी सब्सिडियरी को, इंस्टीट्यूट फिर से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ के चला गया। खैर इंड AS 40 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक अलग से दिया हुआ है इसके बारे में कि आपने रेंट आउट कर दिया आपने सब्सी को। ठीक, सब्सी यूजेस द बिल्डिंग एज रिटेल आउटलेट फॉर इट्स प्रोडक्ट, यानी सब्सी अपने बिजनेस के लिए दिखा रहा है, यानी ये अपने बुक्स में बिल्डिंग दिखा रहा है और इंड AS 40 लगाएगा क्योंकि रेंट पे दिया है, भली सब्सी को क्यों ना दिया हो, रेंट के लिए, और ये बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये राइट टू यूज एसेट दिखा रहा है, ये इसकी अकाउंटिंग इंड AS 16 के हिसाब से करेगा। PP देखो इनिशियल रिकॉग्निशन 116 के हिसाब से हुआ, सब्सिक्वेंट उसमें जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना है वो तो सब 16 के हिसाब से होगा ना PP, क्योंकि वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, समझ रहे हैं। एंटिटी केप्ट फर्स्ट फ्लोर फॉर इट्स ओन एडमिन पर्पस एंड मेंटेनेंस, इक्वल वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू बोथ द फ्लोर्स, दोनों फ्लोर्स को इक्वल वैल्यू एट्रीब्यूट होगी। तो ओवरऑल देखिए 53 लाख प्लस 1 लाख रुपए बिल्डिंग अप्रूवल का लग गया, प्लस 9,40,000 रुपए लग गए, दोनों मिला के 6340 हो गया। तो 6340 को मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ, 3170 की अकाउंटिंग आप इंड AS 40 के हिसाब से कर रहे हैं और इंड AS 16 के हिसाब से 31,70,000 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी का बिल्डिंग आप खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। हाउ शुड द एंटिटी अकाउंट फॉर द अबव एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सिंपल कहानी है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। रीडेवलपमेंट October 1, 2019 को खत्म हो गया था, अब इसमें लाइफ वाइफ कुछ दी नहीं है, वरना अपन तो डेप्रिसिएशन वगैरह भी बता देते थे।
और सामने वाला राइट टू यूज एसेट दिखाएगा। अब सवाल उठता है कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या, कंसो में तो होल्डिंग सब्सिडी को अलग अलग मानते ही नहीं ना। तो कंसो में तो पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग 63.4 लाख रुपीस इंड AS 16 में दिखेगी, पूरी की पूरी, और ये राइट टू यूज एसेट गायब हो जाएगा। ठीक है, राइट टू यूज एसेट एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग इंड AS 16 के हिसाब से दिखेगी। बस थियोरेटिकली यही बात लिखना था जो मैंने आपको हिंदी में बोला। ठीक है, कंसो में क्या होगा ये बताना है, स्टैंडर्ड लोन में क्या होगा ये बताना है, खत्म। ठीक है, तो इट वाज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कवर्ड है, तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोगों को नहीं जमा होगा इसमें। मूविंग हेड, जूल्स लिमिटेड एंटर्ड इन अ ट्रांजैक्शन टू परचेज 100 ग्राम्स ऑफ प्लैटिनम। आप प्लैटिनम खरीदना चाहते हैं, पर खरीदना चाहते हैं 15 जून 2020। ट्रांजैक्शन प्राइस पेबल है इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम्स ऑफ प्लैटिनम ऑन 15 अप्रैल 2020। फ्यूचर में पेमेंट है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन है टू परचेज कर रहे हैं 15 जनवरी को। ठीक है, और पेमेंट जो करना है वो 15 अप्रैल का प्राइस है, और सेटल होगा बाय इशू ऑफ रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एट 100 रुपीज पर शेयर ऑन 15 अप्रैल। उसी दिन 15 अप्रैल के सेटलमेंट के दिन हम लोग सामने वाले को शेयर्स दे देंगे, वेदर इट इज टू बी क्लासिफाइड एज लायबिलिटी और इट इज टू बी क्लासिफाइड एज इक्विटी एज पर इंड AS 109। इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि प्लैटिनम की डिलीवरी हो गई या नहीं हुई। भाई प्लैटिनम आपने आज दे दिया और फ्यूचर में आप शेयर्स दे रहे हैं, ये कहानी तो इंड AS 102 में चलेगी, शेयर बेस्ड पेमेंट। यहाँ पे मैं गुड्स ले रहा हूँ और गुड्स के बदले ओन शेयर्स दे रहा हूँ, चाहे वेरिएबल दूँ चाहे फिक्स नंबर ऑफ शेयर दूँ, ये तो इंड AS 102 बोलता है, शेयर बेस्ड पेमेंट। हाँ, अगर आपको प्लैटिनम मिलेगा भी 15 अप्रैल को, कि पहला लाइन तो ये बोल रहा है आप परचेज कर रहे हैं 1000 ग्राम्स ऑफ प्लैटिनम 15 जनवरी को, तो भैया मैं तो 15 जनवरी को डिलीवरी बोलूंगा ना, डिलीवरी आपने लिखा ही नहीं है। प्राइस का सेटलमेंट फ्यूचर में हो रहा है, ये तो बहुत कॉमन ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा, परचेस आज करते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस फ्यूचर में डिटरमाइन होता है। गोल्ड में तो बहुत कॉमन ट्रेडिंग होती है ऐसी, तो थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं सर डिलीवरी तो 15 अप्रैल को ही है। हाँ, अगर डिलीवरी 15 अप्रैल को है तो इंड AS 109 में कवर्ड है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये 109 में कवर्ड है। अब आपको कितने पैसे देना है बताइए। 15 अप्रैल को जो प्राइस रहेगा वो प्राइस 15 जनवरी को तो नहीं पता, 15 अप्रैल को जो प्राइस रहेगा नहीं पता। प्राइस बढ़ गया तो ज़्यादा पैसे देने हैं, कम हो गया तो कम पैसे देने हैं। शेयर्स कितने देने हैं, शेयर का प्राइस फिक्स कर दिया 100 रुपये। अगर प्लैटिनम का प्राइस ज़्यादा रहा तो ज़्यादा शेयर देने पड़ेंगे, कम रहा तो कम शेयर देने पड़ेंगे। यानी नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल है। अगर नंबर ऑफ शेयर वेरिएबल हो जाते हैं तो इंड AS 109 क्या बोलता है, ये लायबिलिटी है। अब ये बात मैं आपको क्यों 102 यहाँ पे बीच में मैंने डाला, एक कंसेप्ट मैंने सोचा कि मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैक्सिमम देखने वाले हैं May 21 स्टूडेंट्स, बराबर है। देखिए, अगर ये 102 में क्लासीफाई हो रहा है तो चाहे आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर दें या वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, आइदर केस आप इसको इक्विटी ही अकाउंट करते हैं। यानी 15 जनवरी को अगर अपने को गोल्ड मिल जाता, प्लैटिनम मिल जाता, और उसके बदले अपन 15 अप्रैल के प्राइस पे शेयर्स देंगे, बॉस 102 फिक्स है, 102 भले ही शेयर्स फ्यूचर में देना है आपको, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। 102 ये इक्विटी ही कहलाएगा, ये लायबिलिटी कहलाएगा ही नहीं। बट अगर डिलीवरी 15 अप्रैल को है तो क्योंकि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर है, लायबिलिटी कहलाएगा। ऐसा दिमाग में फ्लैट नहीं रखना कि हमेशा वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर मतलब लायबिलिटी होता है, नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता। 102 में वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर भी इक्विटी ही कहलाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू स्टैंडर्ड्स। ये बात आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, पर ये जरूरी है मुझे आप लोगों को बताना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर करके क्यों नहीं पूछा जा सकता ना, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ 15 अप्रैल की डिलीवरी है, तो 15 अप्रैल की डिलीवरी के बेसिस पे मैं बोलूंगा भैया ये तो लायबिलिटी है, क्योंकि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है, खत्म। ठीक है, चलो लुकिंग डाउन, सी थोड़ी देर में करते हैं, रुक जाओ। डी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सी करवाता हूँ। 1 अप्रैल 2019 आपने अक्वायर किया 35% इंटरेस्ट इन डिक लिमिटेड और आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, एसोसिएट बन गई है अपनी। कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का 3 लाख, उसके नेट एसेट 5.5 लाख के। 1 अप्रैल 2019 को अब आप 35% शेयर अक्वायर करके बैठे हो, तो 5.5 लाख का अगर मैं 35% लूँ तो कुछ 192 होता है। ठीक है, ये देखो 3 लाख आपने दिए, 192,500 हो रहा है आपका 30%। तो इसमें गुडविल इंक्लूडेड है 107,500 का, इसकी लिखना नहीं है कहीं, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना है कि इसमें गुडविल इंक्लूडेड है 107,500 का, सिर्फ डिस्क्लोजर। एसोसिएट्स में हम सिर्फ डिस्क्लोजर देते हैं। फेयर वैल्यू नेट एसेट 650 हो गई, सिंस फेयर वैल्यू ऑफ पीपी इज 1 लाख हायर देन बुक वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, मेरे को अब 650 का लेना पड़ेगा 35%, तो ये 227,500 हो गया, ये चेंज हो गया।
227,500, तो गुडविल आएगा 72,500। तो आपके पीपीई की वैल्यू 1 लाख से बढ़ गई। पीपीई हैज़ ए रिमेनिंग लाइफ ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल की लाइफ बची है। फाइनेंशियल ईयर 1920, करंट फाइनेंशियल ईयर, सामने वाले ने अर्न किया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट और डिविडेंड दे दिया 11,000 का आउट ऑफ दीज प्रॉफिट्स। ठीक है, डिग लिमिटेड ने रिकॉग्नाइज किया लॉस ऑफ 15,000 दैट अरोज फ्रॉम रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट डायरेक्टली इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि 3 एडजस्टमेंट्स है, एक एक करके देखते हैं। पहले तो आपका प्रॉफिट दिख रहा है 1 लाख, इसमें अपना शेयर 35,000। अब आपने तो पीपीई की फेयर वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़ा दी थी, जब आपने एसोसिएट दिखाया तो आपके हिसाब से तो फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई वाज 1 लाख हायर। तो अगर 1 लाख से ज़्यादा है, पर एसोसिएट तो अपनी बुक्स में पीपीई ओरिजिनल, जैसे उनकी पीपीई की वैल्यू 5.5 लाख है, वो 5.5 पे डिप्रिसिएशन ले रहे होंगे। पर आप बोल रहे हो नहीं नहीं हमारे हिसाब से तो फेयर वैल्यू 6.5 लाख है और आपने उसके हिसाब से कंसिडरेशन दिया, तो डिप्रिसिएशन तो 6.5 लाख पे आना चाहिए था ना, 5.5 लाख पे नहीं आना चाहिए, 6.5 पे आना चाहिए कंसो के लिए। कंसो के लिए आप बोलोगे सर एसोसिएट भी कहानी तो सेम ही है ना बॉस। आप जब 1 लाख रुपए ज़्यादा फेयर वैल्यू पकड़ के पैसे दे रहे हैं तो आप डिप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम करोगे कि नहीं करोगे? तो आपके हिसाब से वो 1 लाख पे एडिशनल डिप्रिसिएशन आता है, 8 साल की लाइफ है, तो 1 लाख पे 8 साल की लाइफ के हिसाब से 12,500 का एडिशनल डिप्रिसिएशन हुआ। समझ गए? इसमें आपका हिस्सा 35%, 4375, ये कम कर देते हैं अपन, तो 35,000 माइनस 4375, 30625। समझ गए? ये आप क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल। आप यानी कौन? होल्डिंग कंपनी जिसने इन्वेस्ट किया है, बिग लिमिटेड। बिग लिमिटेड अपने बुक्स में लिखेगा कंसो में इन्वेस्टमेंट्स टू पीएल 3625। अब इस सब्सी ने 11,000 रुपए का डिविडेंड दिया, ठीक है, आपको डिविडेंड मिला 11,000 के डिविडेंड में आपका शेयर 35%, 3850 दिया तो इसी प्रॉफिट से है ना, दिया तो इसी प्रॉफिट से। तो आपने कंसो में लिखना चाहिए कैश टू इन्वेस्टमेंट्स 3850, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, 3850। ऐसा क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ये प्रॉफिट आप ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हैं, कैश टू पीएनएल सेपरेट में तो आपने डिविडेंड इनकम दिखाया ना, पर कंसो में तो जब पूरा प्रॉफिट अकाउंट हो चुका है और उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहे हैं तो वापस थोड़ी पीएल में डालेंगे, डबल अकाउंटिंग हो जाएगी एक ही चीज की। अपने को डबल अकाउंटिंग थोड़ी करना है, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो 11,000 रुपए का डिविडेंड है ये हो गया, इसके बाद में आपके ओसीआई में 15,000 का लॉस गया, उसके ओसीआई 15,000 का लॉस, आप भी अपने ओसीआई में डालोगे इसे 5250 आपका शेयर ऑफ लॉस। तो आप क्या लिखोगे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 5250। तो टोटल ये 3 एंट्रीज आएगी, खत्म। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो एसोसिएट्स में अकाउंटिंग करने का तरीका यही होता है। एसोसिएट्स के ओवरऑल अपन ने 2 क्वेश्चंस देख लिए, अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। आपकी एक ओवरसीज ब्रांच, बैंक में $7,000 पड़े, फाइनेंशियल ईयर 1920, आपने कंप्यूटर एक्वायर किया 280 USD में, ठीक है, उसी दिन उसका पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर आ गया, कोई और ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, एक्सचेंज रेट्स आपको दिए हुए हैं। तो आपने कंप्यूटर एक्वायर किया था 1 अप्रैल को, नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये परचेज डेट ऑफ कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर अपने बुक्स में 71 के रेट से दिखा दूंगा। आपकी ओवरसीज ब्रांच है, जेड हैज़ एन ओवरसीज ब्रांच, वो ब्रांच में बैंक अकाउंट पड़ा है, तो वो ब्रांच में अभी अपने पास कंप्यूटर भी आ गया, ठीक है। प्लीज प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च विद रेलेवेंट इंड एज एंड ऑल्सो शो द फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिटेबिलिटी। अब ओवरसीज ब्रांच है यूएस में, उसका क्या काम है वो सब तो बताया नहीं। लेट्स से कंप्यूटर खरीदा फॉर इट्स यूएस ऑफिस, तो यूएस ऑफिस में आपके वहां पे कंप्यूटर दिख रहा है $280 का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा होगा, ये 7,000 में से मैं 280 माइनस कर देता हूं, अब 6720, ठीक है। अब और तो कुछ दिया ही नहीं इन्होंने, तो फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी आ गई अपनी कि क्या करना है। अब सभी को क्लोजिंग रेट लगता है, सिंपल सी कहानी रहती है, सब कुछ क्लोजिंग रेट पे रिपोर्ट होता है। ये फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी कन्वर्जन है, तो
तो फॉरेन ब्रांच का सब कुछ अभी आप क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे, बराबर। अब देखिए जो लास्ट ईयर की रिपोर्टिंग हुई थी, ठीक है, देखिए ये जो कंप्यूटर है क्लोजिंग रेट 71.5 है, तो 71.5 माइनस 71 जो रेट से आपने खरीदा था, बराबर, यहां फ्लक्चुएशन आ गया। और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें 71.5 माइनस 70 का फ्लक्चुएशन आ गया, बराबर। दो फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं। ये वाला जो फ्लक्चुएशन है ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में चला जाएगा, FCTR रिजर्व। जब अपने पास फॉरेन में ब्रांच होती है उसके सारे के सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को जब आप क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते हैं तो क्लोजिंग रेट कन्वर्जन के दौरान जितने भी फ्लक्चुएशंस आते हैं वो सारे के सारे आप एक रिजर्व में डाल देते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है। अब होता एक प्रकार का ये नॉन कैश आइटम ही है, नॉन कैश आइटम है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 31 मार्च 20 अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ होगा, अच्छे से समझिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हो रही है क्योंकि आपने कंप्यूटर परचेज किया, बराबर। ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा 280 इंटू 71 जिस दिन आपने खरीदा उस दिन के रेट से, ठीक है, 1980। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन FCTR रिजर्व इज नॉन कैश आइटम, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग कुछ दिख रहा होगा, यहां पे जो करेंसी आपके पास पड़ी है 6720 उसका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का अकाउंटिंग हम करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग में। 71.5 और 70, 71.5 और 70 का जो फ्लक्चुएशन है 1.5 का, उसकी अकाउंटिंग यहाँ पे करेंगे 10080, ठीक है ना। गेन हुआ, ये ओपनिंग में ऐड हो जाएगा और फिर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकलेगा। इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा, कंप्यूटर का नहीं होगा। कंप्यूटर का 0.5 भूल जाइए, कंप्यूटर एज इट इज दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा FCTR रिजर्व तो हम पूरे तरीके से हटा चुके हैं, मैं बता ही दिया आपको कि FCTR रिजर्व पूरे तरीके से हट जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। सिर्फ ये वाला एक ध्यान रखना है पॉइंट कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसके अंदर ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील करता है इस कहानी से। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में बताया गया है कि इसको किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस की रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, रिलेटेड टू करेंसी। सो दिस इज व्हाट द पेपर वाज। पेपर ट्रिकी है बोल सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। ओवरऑल 2 क्वेश्चंस हमने देखे हैं जिसमें रफली कुछ ग्रेस मार्क्स बनते हैं। एक्सपेक्ट कीजिए कि इंस्टीट्यूट कम से कम मिनिमम साइड पे 10 मार्क का ग्रेस मार्क तो मिनिमम हर एक स्टूडेंट को देगा जिसने वो क्वेश्चन नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।